हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके को नई वीडियो में। इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा बाद एक वीडियो आ रही है। एक्चुअली में ये पहला एपिसोड डाल रहा हूँ मैं, इसीलिए अगर तुम्हें ये पहला एपिसोड पसंद आता है तो उसके बाद ही मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड डालूँगा और एक लॉन्ग वीडियो डालूँगा। तो इससे पहले तुम ये एक छोटा सा एपिसोड देख लो, अगर बढ़िया लगे तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लाऊँगा। ये लव स्टोरी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानवा का स्टार्ट होता है हैप्पी न्यू ईयर से, जहाँ पर बच्चे और बूढ़े सभी लोग ट्रिप पे जा रहे होते हैं, जबकि अपनी गर्ल एमसी के घर पर पकौड़ियाँ बन रही होती हैं जो कि वो खुद ही बना रही होती हैं। और उसके मॉम डैड अपने नाते की यानी कि अपनी बेटी के बेटे की वीडियो देख रहे होते हैं जो उन्हें भेजी गई होती हैं। और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है और कितना ज़्यादा स्मार्ट है, ये पक्का अपनी मॉम पर गया है। वहीं अपनी गर्ल एमसी पकौड़ियाँ बना रही होती हैं। अपनी बंदी का नाम है जियाहान, 32 साल की, बेरोजगार। अपनी बंदी कहती है, मॉम आप इसे कई बार दे चुकी हो, अब आप इसे बंद कर क्यों नहीं रख देती हैं। जबकि उसके डैड उसकी पकौड़ी उठाकर खा लेते हैं और उस पर अपनी बंदी बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि आपको अगर इतना ज़्यादा खा रहे हैं तो खुद क्यों नहीं बना के खाते हैं। आप इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हो और इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, जबकि सारा काम सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। तभी उसकी मम्मी उसे ताना मारते हुए कह रही होती है कि अगर तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड काम लग रहा है तो क्यों ना तुम अपने लिए एक बंदा ढूंढो और यहाँ से निकल लो। तभी वो वहाँ से निकल रही होती है क्योंकि उसके मॉम डैड वहीं पर रोमांस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उसके बड़ी बेटी भी है जिसकी शादी हो चुके हैं, वो घर पर आ जाते हैं। और अपने जिया की मॉम अपनी बड़ी बेटी के पोती को गले लगा रही होती हैं। और उसका जीजा जी भी आ चुका जो कि बहुत ही ज़्यादा थक चुका है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में फंस चुके थे। और उसकी बड़ी बहन भी थक चुकी होती हैं। तभी उसके जीजा कहते हैं, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, चलो यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। तभी अपनी बंदी एक शर्ट निकाल के देती हैं। ओ, अगर तुम्हें इतने ज़्यादा ये कपड़े कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं तो तुम क्यों ना इन्हें पहन लो, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन जो हो, ये मैंने तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया है। लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे मना कर देती हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़िया नहीं लग रहा है। तभी वो अपनी बंदी ज़बरदस्ती करने लगती है कि इसे जल्दी से पहन लो। तो उसे पीछे से एक मौका आता है अपनी मदर से कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती। अपनी बंदी भी अपने मुंह पर चिल्लाती हैं, तो आप मुझे क्यों मार रही हो, जबकि यहाँ कर सारा काम मैं करती हूँ। क्या आप जिमिन से यानी कि उसकी बड़ी बहन से इसलिए अच्छे से बात करती हैं क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है और वो आपसे काफ़ी दूर रहती है। तभी उसका जीजा भी कहता है, तुम ऐसे उससे बात नहीं कर सकती, चलो यहाँ से चलते हैं। और वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है। अब जहाँ पर अपनी बंदी स्मोकिंग रूम में बैठकर स्मोकिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है। उसे याद आता है कि उसकी बड़ी बहन ने कैसे कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हालांकि वो मिड एज में है यानी कि बूढ़ा है, लेकिन वो तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। अपनी बंदी भी कहती है कि मैं उसको मार डालूंगी। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो। अपनी बंदी सोचती है ये एक्चुअली में है कौन। उसके हाथ में कोई तो भी चीज़ होती है जो खारा होता है, उसको चिकन ब्रेड कहते हैं। अपनी बंदी उसे देखते हुए कह रही होती है कि ये बंदा स्मोकिंग रूम में चिकन ब्रेड आखिर खा क्यों रहा है। फिर वो पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। बंदा कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं माइकल हूँ, वो जो हमेशा हेडफोन ऐसे पहन के रखता था। लड़की फिर से सोचने की कोशिश करती है, माइकल माइकल कौन माइकल। तभी उसे याद आता है कि अच्छा वो माइकल। तभी हमें दिखाई जाती है बिफोर और आफ्टर की। अपना बंदा भी कहता है, क्या सच में मैं इतना ज़्यादा चेंज हो चुका कि तुम मुझे पहचान तक नहीं रही। तभी अपनी बंदी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि तुम इतने ज़्यादा बदल चुके हो, तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार, वियर्ड और इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लगते थे। अपना बंदा शौक में होता है कि एक्चुअली में मेरे इतने लो रेट तो नहीं थे। और अपना बंदा बहुत ज़्यादा बकबक करने लगता है कि मैं तो फूडी हूँ, मेरे माँ बाप ये नहीं खिलाते हैं, ये खाने में अच्छा है। अच्छा यहाँ पर ऐसा कौन सा फूड है जो कैलोरीज में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह की बात चल रही होती है। लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा है किस तरह का। तभी हमें बता दिया जाता है कि इसका नाम है माइकल
ऑल्सो ये भी 32 साल का है। ऑल्सो ये भी एक बेरोज़गार है। हालांकि ये चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इसीलिए ये सेम बिल्डिंग में रहते हैं और ये इसके घर पर है। और तभी इसे याद आता है कि हर सोसाइटी में या कहीं हर जगह एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो सभी लोगों से दूर रहता है, अकेले में। एक ऐसा बंदा जिसको किसी से भी बात करना पसंद नहीं होता है। हालांकि उसके आसपास काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, पड़ोस में भी, लेकिन फिर भी वो किसी से बात नहीं करते तब तक जब तक मैं। हालांकि वो एक दूसरे को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अपनी बंदी सोचती है, इन सब को सोचने का क्या ही मतलब है। पूरी फैमिली में एक ब्लैक शीप मैं भी तो हूँ, यानी कि ये भी तो बेरोज़गार है। वो देखती है कि ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट भी। मुझे लगता है कि इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। खैर, मुझे लगता है कि शहर ही वो एक ऐसी जगह है जहाँ जानवर भी ह्यूमन बन सकते हैं। बंदी की सोच देखो भाई। खैर, माइकल अब एक प्रो गेमर है। जैसे वो पहले भी गेम खेलता था और एक अच्छी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है और वो अच्छा दिखता भी है। तभी उसे कुछ क्लिक करता है, 1 मिनट रुको, मैं भी तो 32 साल की हूँ, जॉबलेस हूँ और ये वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती है। यहाँ तक कि इसका मतलब ये है कि वो ये सोच रही होती है कि ये बंदा मेरी ही उम्र का हो गया है, जॉबलेस ही हो गया है। मतलब वो कंपनी में काम करता है लेकिन उसके पास पर्टिकुलर कोई काम नहीं है। वो अपनी बंदी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर मर जाना चाहिए। आई एम श्योर कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। अपना बंदा पूछता है, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों लग रही हो? अपनी बंदी कहती है, अच्छा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अपना बंदा कहता है कि मैं भी कुछ ज़्यादा अच्छा कर नहीं रहा हूँ। ऑफिस जाओ, काम करो, गेम खेलो, फिर से सो जाओ, फिर से यही करो, फिर से रिपीट करो। अपनी बंदी कहती है, अच्छा तो तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? ये तो मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खैर, अपना बंदा कहता है कि अच्छा अगर तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स इसे लाइक नहीं करते। मतलब मेरे पेरेंट्स इसके बारे में ऐसा नहीं सोचते। मेरे पेरेंट्स मेरे पिछले 5 सालों के बारे में नैगिंग करते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं कि मैं कितना ज़्यादा बढ़िया था, यंगर था, जवान था और मैं जल्द से जल्द शादी क्यों नहीं कर लेता। मुझे लगता है कि शादी सब कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होती है। लड़की भी उसकी बात से एग्री कर रही होती है। तभी लड़का बताता है कि वे यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने एक एजेंसी हायर करी है मेरी मैरिज के लिए और उन्होंने लगभग 5 मिलियन वॉन तक उसे खर्च करने के लिए दे दिए हैं। लड़की भी हैरान है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फंस चुके हैं। बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतने ज़्यादा ट्रबल में हो जितने में मैं हूँ। लड़की कहती है, खैर मेरे पेरेंट्स इतने भी ज़्यादा दूर तक नहीं गए हैं। और वो अपनी फैमिली को सोचकर कह रही होती है कि अभी तक तो नहीं गए हैं। तभी अपनी बंदी माइकल को बुलाती है और उसे एक प्रपोजल देती है, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। बंदा शौक है, वो पूछता है कि क्या कहा? बंदी फिर से कहती है, मेरा मतलब है कि क्यों ना हम शादी कर लें। हम दोनों ही शादी के लिए कोई ना कोई ढूंढ रहे हैं और हमारी फैमिली भी एक दूसरे पर प्रेशर बनानी है। क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। यू एंड मी। ना तो तुम किसी को डेट कर रहे हो, ना ही मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तो तुम, मैं सिंगल और हम दोनों शादी कर लें तो दोनों की सिचुएशन विन विन वाली हो जाएंगी। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? उसे लगता है कि अपना बंदा कुछ समझ ही नहीं रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहा है। लेकिन अपनी बंदी फिर से चिल्ला रही होती है कि तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों लग रहे हो? ये बस एक जोक हो सकता है, ठीक है, इसे छोड़ दो, भूल जाओ। मैं बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। और वो हंस कर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुके हैं। तभी वो देखती हैं कि अपना बंदा अपने पापा से पूछता है। जैसे ही वो अपने पापा से पूछता है, उसके पापा तुरंत हाँ बोल देते हैं। यहीं पर तुरंत ही चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। भाई हनीमून के लिए भी निकल चुका
वो हवाई पहुंच चुका बीच पर, वो एंजॉय कर चुका, यहाँ तक कि वो अपने होटल रूम में सब कुछ अरेंज हो चुका। वो शावर करके बाहर आता है और सोचता है कि किसी ने सोचा था कि मैं इस जैसी प्लेस पर कभी आ भी पाऊँगा तभी, और सब कुछ हो चुका है और लड़की अभी तक बिस्तर पर बैठी हुई है। बंदा कहता है कि हे, तुम वहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से रेडी हो जाओ। और लड़की सिर्फ कैन उठा पाती है कि मैं बस इसे फिनिश कर लूँ, और वो सोचती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो पार्ट 2 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हुआ था। यहाँ पर दोनों ही हनीमून मनाने के लिए दूसरी कंट्री में आ चुके होते हैं। लड़की को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वे दूसरी कंट्री में हनीमून मनाने के लिए आ चुके होते हैं। उसे लग रहा होता है कि ये एक ड्रीम है। तभी वो अपने गाल को पिंच करती है और उसे यकीन आता है कि ये एक्चुअली में रियल है। वो अपने बंदे के साथ हनीमून मनाने के लिए एक कंट्री में आ चुकी है। वो अपने बंदे को देखती है कि मैंने सच में इस बंदे के साथ शादी की है, और वो अपने बंदे के एप्स देख लेती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वो अपने आप को स्लैप करती है और रियलिटी में आने के लिए फोर्स करती है। तभी अपना बंदा उसे देख रहा होता है और कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। वो लड़की बोलती है मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो अपना बंदा उसे सोने के लिए कहता है। तभी लड़की भी पूछती है लेकिन तुम क्या कर रहे हो। अपना बंदा कह रहा होता है कि मैं बस कुछ पैक कर रहा हूँ। लड़की पूछती है क्या, तुम क्या पैक कर रहे हो। तभी अपना बंदा बताता है कि मैं वो चीज़ पैक कर रहा हूँ जिससे पूरी रात अच्छा फील होता है और रात अच्छे से बीतती है। लड़की भी ओ कैजुअली में कह रही होती है ओ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उसे क्लिक करता है 1 मिनट, क्या ये बंदा ये आखिर क्या कहना चाहता है जिससे रात अच्छे से बीतती है। क्या इसके दिमाग में वैसा कुछ तो नहीं चल रहा है। क्या ये वो पैक कर रहा है। और हमें पता है ये किस बारे में सोच रही होती है। तब की लड़की सोच रही होती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर सकते हैं क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है, क्योंकि मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि हमें तुरंत ही ये सब करना पड़ेगा। आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। तभी अपना बंदा कुछ तो भी ढूंढ लेता है। वो लड़की चिल्लाने लगती है नहीं मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। लेकिन अपना बंदा उसे ईयर प्लग्स दे रहा होता है क्योंकि अपने बंदे को रात में खर्राटे लेने की आवाज़ें आती हैं। तभी अपना बंदा अपनी आंखों पर वही जो रात को सोते वक्त लगाते हैं वो लगा लेता है और सो जाता है, जिसे देख लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि आखिर ये बंदा है क्या चीज़। और लड़की भी अपने कान में ईयर प्लग्स लगा लेती है और लेट जाती है कि आखिर मैं सोच कर रही थी। अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। सभी का ये सपना होता है कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बीते, लेकिन कभी कभी ये ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बुरी भी हो जाती है। अब लड़की सोच रही होती है कि उसे अब करना क्या चाहिए। मैं अब कुछ पहनना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या पहनूँ जो अच्छा भी हो, मॉडर्न भी हो, फैशनेबल भी हो, सिंपल भी हो, और जो मेरे हनीमून ट्रिप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है अपने बंदे की कि मैं तो तैयार हो चुका हूँ। लड़की देखती है कि क्या तुम तैयार हो चुके हो। अपना बंदे को वो देखती है और काफ़ी ज़्यादा क्रीप्ड आउट हो जाती है क्योंकि उसने जो पहना होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसे शूट नहीं कर रहा होता है। वो लड़की कहती है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, हम बीच पर जा रहे हैं तो तुम ऐसे कपड़े कैसे कर सकते हो। लेकिन अपने बंदे को उस कपड़ों में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही होती है। अपना बंदा कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मुझ पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। लेकिन अपनी बंदी उस पर चिल्ला रही होती है कि क्या ये बैगी जीन्स, ये शर्ट टाइट शर्ट, और तुमने यहाँ पैरों में क्या पहना हुआ है, सैंडल्स, ये काफ़ी ज़्यादा घटिया फैशन है तुम्हारा। लेकिन अपने बंदे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही होती है कि ये सैंडल्स में आखिर दिक्कत क्या है। और अपना बंदा कपड़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा कैजुअल होता है कि क्या कपड़े एक्चुअल में मैटर भी करते हैं। लेकिन अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा शौक है कि ये बंदा आखिर है क्या चीज़। अब वो उसका कान पकड़ती है और एक शॉपिंग मॉल में ले आई होती है, जिसे वो अपनी बंदी ट्राई करवा रही होती है अलग अलग कपड़े। वो सोच रही होती है कि हालांकि मुझे भी कुछ कपड़ों की फैशन की समझ नहीं है, लेकिन मुझे जब लगता है वो नए कपड़े पहन के आएगा तो वो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तभी अपना बंदा कुछ तो भी बेकार सा पहन के आता है, जिससे लड़की बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाती है कि आखिर ये बंदा है क्या चीज़।
अपना बंदा उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि क्या तुम्हें सही में नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लड़की सोच रही होती है कि ये बंदा, इस बंदे को क्लोथ्स की कोई भी ज़्यादा समझ नहीं है, ये बंदा एकदम जानवर है, इसे कुछ भी दे दो ये पहन लेगा। तभी अपनी लड़की उसे नए कपड़े देती है पहनने के लिए, जो कि अपनी बंदी की नज़र में ये बंदा हैंडसम लग रहा होता है। खैर हमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन कपड़ों में। हर बंदा कैजुअल कपड़ों में, ढीले ढाले कपड़ों में अच्छा ही लगता है। अपना बंदा अपने कपड़ों को चेक करता है और कहता है कि क्या ये सच में अच्छे लग रहे हैं। तभी लड़की कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और एटलीस्ट मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लड़का लड़की को देखता है कि उसे उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं, तो वह और भी ज़्यादा यूनिट्स उसी सेम कपड़े के खरीदने लगता है। लड़की उसे मना कर रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। अपना बंदा कहता है कि तुम्हें नहीं कहा था कि ये कपड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैं यही कपड़े और भी ज़्यादा खरीद लेता हूँ। लड़की सोच रही होती है कि ये बंदा ये कितना ज़्यादा एनिमल टाइप है, इसे कुछ भी दे दो ये बस पहन लेगा। तभी वो उसे बताती है कि हम अलग अलग कपड़े पहनेंगे जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो, समझ गए। तो अब लड़की उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है। तब अपने बंदे की नज़र एक बिकनी पर जाती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अपना बंदा लड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदना चाहता हूँ। तुमने कहा ना कि हम एक बोट बनाना राइड पर जाने वाले हैं। अभी अपना बंदा कुछ तो भी पैक करवा के ले आया होता है और उसे दे देता है। इसे देखकर अपनी बंदी काफ़ी ज़्यादा शौक है कि वो उसे कुछ तो भी पहनने के लिए दे रहा है। फाइनली माइकल जिया को वो कपड़े दिला देता है, मतलब वो स्विम सूट दिला देता है। जिया सिर्फ यही सोच रही होती है कि एक्चुअली में उसने वो ख़रीद लिया जो माइकल ने उसे दिलाया है। वो सोचती है कि माइकल ने उसे बिना कुछ बताए सीधा उसके हाथ में वो बैग थमा दिया और मुझे पता भी नहीं है कि उसमें है क्या। हालांकि मैंने भी उसके लिए कपड़े खरीदे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी मेरे लिए कपड़े खरीदे और मुझे बताए भी नहीं। ऐसा लग रहा है मैं इससे हारती जा रही हूँ। लेकिन ये बंदा, आखिर ये बंदा है कैसा। दूसरी तरफ जहाँ जहाँ चेंजिंग रूम में जा रही होती है और अब फाइनली टाइम आ चुका है जब उसे वो स्विम सूट खोलना है। लेकिन वो देखती है कि उस स्विम सूट में कुछ तो भी अलग होता है और बस दुआ कर रही होती है कि ये कुछ भद्दा ना हो। लेकिन वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, जो हमें नहीं दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ पर माइकल ने स्विम सूट पहन लिया होता है और हमें दिखाया जाता है जिया को जो फुल कवर बॉडी शूट में होती है, जो कि माइकल उस स्विम सूट के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे बताने लगता है और उससे पूछता है क्या ये बढ़िया नहीं है। लेकिन जिया को ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा होता है कि क्या ये सच में मुझसे मजाक कर रहा है। माइकल देखो, हम हनीमून पर आए हैं और तुम्हें सही में लगता है कि हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। ज़रा इधर देखो, ज़रा बाकी लोगों को देखो, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हमें भी नॉर्मल लोगों की तरह कपड़े पहनने चाहिए थे। लेकिन माइकल उसे कहता है कि उन्होंने तो ये ओपन कपड़े पहने क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही है। लेकिन जिया कहती है ओह तो उन्हें गर्मी लग रही है लेकिन हमें नहीं हो। जिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मैंने तुमसे ही उम्मीद क्या ला रखी थी, मैंने आखिर ये क्या पहन रखा है। मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ, आखिर मैं अपने आप को एंजॉय कैसे कर पाऊँगी। तुरंत कट सीन होता है जहाँ पर जिया उस स्विम सूट में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है और उसे वो स्विम सूट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। बाद में दोनों काफ़ी सारी एंजॉय करते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। वे पूरे दिन एंजॉय करते हैं। शाम के वक्त जब वे बीच पर टहल रहे होते हैं, अपनी जिया अभी भी एंजॉय पे एंजॉय करे जा रही है और वो अपने शेड्यूल चेक करते हैं कि अब उसे क्या करना है। लेकिन माइकल कहता है कि क्या तुम थकी नहीं हो, हमें रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, क्या रेस्ट, आखिर तुम सोच कर रहे हो हम हनीमून पर आए हैं और ये ट्रिप इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मैं यहाँ एक भी पल खोना नहीं चाहती। तभी माइकल उसे हील चेक करने को कहते हो, जब उसकी हील काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। लेकिन अपनी जिया को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं होता। तभी माइकल कहता है कि तुम्हें इसे ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन जिया उसे मना कर रही होती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन माइकल नहीं मानता कि ये तुम्हें दुखेगा। वो बैठता है और जिया को उसकी पीठ पर बैठने के लिए कहता है, जिससे जिया काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो सिर्फ शेड्यूल के बारे में बोल पाती है कि हमारे शेड्यूल का क्या होगा। लेकिन माइकल नहीं मानता कि तुम्हारे पैर दुखेंगे। अब जबकि जिया
अपने बंदे माइकल की पीठ पर बैठ चुकी है। जिया पूछती है तुम ठीक तो हो ना, मैं भारी तो नहीं हूँ? लेकिन माइकल कहता है नहीं, इतनी भी भारी नहीं हो। नहीं, ये अच्छा है, मेरी वर्कआउट भी हो जाएगी। जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्या तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन माइकल उसे समझाता है कि नहीं नहीं, तुम तो परफेक्ट हो, तुम्हारा वेट भी परफेक्ट है, तुम्हारा शरीर भी परफेक्ट है। लेकिन तभी जिया देखती है कि वो उसकी पीठ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और उसे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है कि वो किसी और की पीठ पर बैठी हो। तभी उसके मन में कुछ खुराफाती आता है और अपने बंदे के कान में फूंक मारती है, जिसे माइकल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अगर तुम्हें किसी बात की कंप्लेंट है तो मुझे बताओ ना। लेकिन जिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वो देखती है कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सनसेट हो रहा होता है। वो माइकल को रोकती है और पिक्चर लेने के लिए कहती है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सीन हो रखा है। लेकिन माइकल कहता है हमने पहले भी तो कई सारे लिए हैं। लेकिन फिर भी वे दोनों एक प्यारी सी फ़ोटो लेते हैं और वही फ़ोटो रात को जिया देख रही होती है और सोच रही होती है कि मेरी दोस्त ने तो कहा था कि जब हम फर्स्ट हनीमून पर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फाइट होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कि क्योंकि हम तो कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फन कर रहे हैं। फाइटिंग ये तो हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं, और इतना ही नहीं, मैंने आज तक इतना ज़्यादा फन किया ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पूरी ज़िंदगी भर बिता सकती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अब रोड में ही जीने के लिए पैदा हुई हूँ। लेकिन अगर मैं उस बारे में सोचती हूँ, जिया अपने बंदे के बारे में सोचती है जब उसने कैजुअली कहा था कि तुम मेरी पीठ पे आ सकती हो। लेकिन यही बात जिया को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस कर रही होती है कि कैसे उसने कैजुअली किया। ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल फटने वाला हो। लेकिन उसकी पीठ काफ़ी ज़्यादा वार्म एंड कंफर्टेबल थी। ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली फील कर रही हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। तभी वो अपने बंदे को माइकल को सोता हुआ देख लेती है और उसका लव मीटर तुरंत से गिर जाता है। वो अपने बिस्तर पर लेटते हुए सोचती है कि आखिर मैं सोच कर रही थी, मुझे बस इस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप का फ़ायदा उठाना है और एंजॉय करना है जितना मैं कर सकूं। फाइनली माइकल और जिया अपने हनीमून से वापस आ जाती हैं, जहाँ पर जिया के घर में उसकी मोम ने काफ़ी ज़्यादा खाना बनाया होता है, जिसे जिया देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि आखिर आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया। उसकी मोम बताती है ऑफ कोर्स, इसका क्या मतलब है क्यों बनाया, तुम हनीमून से वापस आई हो इसीलिए। इसे सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जिया अभी भी कंफ्यूज है उन बॉक्सेस को देखकर। लेकिन ये बॉक्स यहाँ पर कर रहे क्या है? क्या हम यहाँ से मूव करने वाले हैं? तभी उसकी मोम बताती है हम मूव नहीं कर रहे हैं, तुम मूव कर रही हो माइकल के घर पर। जिया काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या मैं। उसे याद आता है कि शादी के बाद उसे माइकल के घर पर मूव करना था और जिया के पेरेंट्स भी उसे खुशी खुशी माइकल के घर भेज देते हैं। दूसरी तरफ माइकल के घर पर जहाँ जिया काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में बैठी होती हैं, तभी माइकल उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है। तभी हम जिया की बचपन की कुछ यादें देखते हैं, जहाँ पर जिया को एक कार्टून याद होता है जिसमें एक थीम सॉन्ग था, जस्ट डू इट डोंट बी, मतलब हिंदी में बता देता हूँ मैं, करते रहो क्योंकि तुम अभी भी मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि तुम अभी भी बड़े नहीं हुए हो। लेकिन जिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और वो यंग भी नहीं है, तो इसका मतलब है अब मैं मिस्टेक नहीं कर सकती। वो अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है कि आखिर ये क्या करने वाली है। लेकिन जिया भी एटलीस्ट एक ह्यूमन ही है, तो वो मिस्टेक कर सकती है। जिया को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ में देने जा रही है, मतलब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और ज़िंदगी के हाथ में देने जा रही है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो रहा होता है। उसे याद आता है कि कैसे हनीमून से आते ही उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और अब अपनी जिया किसी और के साथ रहने आई है। ऐसे किसके साथ? जिसके साथ में खैर थिंकिंग ख़त्म हुई। अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर माइकल जिया को कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि वो सब लिख दो जो तुम कॉन्ट्रैक्ट में चाहती हो। 3 लिस्ट होती हैं भाई इसमें। तभी जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी माइकल पूछता है आखिर क्या हुआ? लेकिन नहीं, कुछ नहीं। जिया को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, आखिर मैं इसमें लिखूँ क्या। तभी माइकल पूछता है कि तुमने सब कुछ लिख लिया? लेकिन जिया ने अभी कुछ भी नहीं लिखा होता है। वो फाइनली डिसाइड करती है चलो छोड़ो भी, अब मैं कुछ भी बस जो मेरे मन में है लिख देती हूँ। वो लिख देती है। तभी माइकल आता है और कहता है कि हम 3, 2, 1 पर दिखाएंगे।
वो कहता है 1 2 3 और दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट्स आमने सामने करते हैं। यहाँ पर माइकल के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है कि स्मोकिंग छोड़ना है, माउस को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे बताओगी। वहीं दूसरी तरफ जिया के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि तुम मेरे रूम में नहीं आओगे बिना नॉक किए हुए और मुझे फोर्स नहीं करोगे किसी भी चीज़ को लेकर, और अगर कुछ चीज़ गलत है तो हम दोनों बैठकर बातें करेंगे। खैर मुझे तो लगता है दोनों के पर्सपेक्टिव से दोनों की अच्छी ही कॉन्ट्रैक्ट में लिस्ट है। खैर जब वो जिया देखती है कि उसे स्मोकिंग छोड़नी है तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम मुझे इस तरह से कैसे कह सकते हो, मैं स्मोकिंग इतनी सडन तरीके से नहीं छोड़ सकती, इवन मेरे डैड तक ने मुझसे ये नहीं कहा है। स्मोकिंग वो चीज़ नहीं है जो तुम एकदम छोड़ दो, तुम्हें पूरी ज़िंदगी लग जाती है जब छोड़ने में। लेकिन माइकल कैजुअली कह देता है कि मुझे सिगरेट की स्मेल काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है और यहाँ तक कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी जिया उसके दूसरी कंडीशन पे कहती है कि माउस को परेशान मत करना। जिया पूछती है आखिर ये माउस है कौन। माइकल पूछता है क्या मैंने तुम्हें अभी तक माउस के बारे में नहीं बताया। तभी लड़की के यानी कि जिया के पैरों में कुछ चुभता है और वो उसे शिकायत करते हुए कहती है मेरे पैरों पे से कुछ गया। शायद से जिया बहुत ज़्यादा डर चुकी है, लेकिन अगले ही पन्ना में दिखाया जाता है वो एक बिल्ली होती है जो कि माइकल की पेट होती है। माइकल उसे माउस बुला रहा होता है, इसका मतलब ये बिल्ली का नाम ही है माउस। माइकल उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहा होता है कि ओ देखो इसके बारे में बात की और ये यहाँ पर आ गई। तभी जिया पूछती है क्या तुमने एक कैट का नाम माउस रखा है। माइकल काफ़ी ज़्यादा कैजुअल टोन में बोलता है क्या हम इसका नाम नहीं रख सकते। तभी वो अपनी बिल्ली को मतलब माउस को जिया के सामने लाता है और बोलता है जिया को हाई करो, जिया को हाई करो। तभी वो बिल्ली का आवाज़ निकालते हुए कहता है हेलो जिया, माय नेम इज़ माउस, हाउ आर यू। जिया काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और वो बताती है कि तुमने मुझे इसके बारे में तो पहले कभी बताया ही नहीं था। माइकल बताता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी और के साथ रहने वाला हूँ। क्या तुम्हें बिल्ली पसंद नहीं है। और वो माइकल अपनी बिल्ली को उसके सामने करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। अब जिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बिल्ली की आंखें चमकने लगती है। भाई ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था। आखिरकार जिया मान जाती है उसके साथ रहने के लिए, लेकिन तभी माइकल उसे अपनी बिल्ली पकड़ने के लिए कहता है, मतलब माउस को पकड़ने के लिए कहते हैं। जिया काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि अब उसे बिल्ली पकड़नी पड़ेगी, लेकिन बिल्ली उसके हाथों में काफ़ी ज़्यादा शांत होती है। जिया अब अपने बंदे से कुछ बात पूछती है, अगर ऐसा हुआ कि अगर मैं बिल्लियों को पसंद नहीं करती थी क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल देते। माइकल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए एक और रूम खरीद देता। जिया काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है क्या रूम खरीद देते, आखिर पैसे कहाँ से आते। माइकल कहता है कि पैसे की बात नहीं है, जबकि हमने अपने रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया है तो हम अब मैरिड हो चुके हैं, तो तुमने मुझसे शादी की है और तुम मुझ पर विश्वास भी रखती हो, तो इसीलिए मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। सही कहा ना। अब जब जिया इस सिचुएशन में माइकल को देखती है तब वह उसे काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल लगता है, विचारशील, क्या बात है। आखिरकार दोनों के दोनों की कंडीशंस मान जाते हैं। खैर कंडीशन में दोबारा बता देता हूँ कि कोई भी स्मोकिंग करने के बाद 10 मिनट तक कमरे के अंदर नहीं आएगा, कोई भी बिल्ली मतलब माउस को परेशान नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे के रूम में बिना नॉक किए या बिना परमिशन के उसके कमरे में नहीं जाएगा, और कोई भी किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। और हम हर सिचुएशन को, हर बात को, हर प्रॉब्लम को बात करके सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ठीक है, दोनों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो वे अपनी कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। तभी माइकल रोकता है, वो कहता है कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिया उसके बारे में पूछती है, वो कहता है कि अगर हमने जब ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हमने बना लिया है तो हम इसे बीच में किसी के भी द्वारा, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ना चाहता है तो कोई भी एक तोड़ सकता है, तो दूसरे वाला कंप्लेन नहीं कर सकता, बस इतना ही है। जिससे जिया को भी कोई परेशानी नहीं होती है, वो तो ऑलरेडी खुशी हो जाती है। फाइनली वे अपनी सील कॉन्ट्रैक्ट पर लगा देते हैं। अब माइकल उसे कहता है कि तो जबकि हम शादीशुदा हो चुके हैं तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी मानने के लिए वेलकम करता हूँ, और जिया भी उसके साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए हाथ मिला लेती है।
फाइनली दोनों की मैरिड लाइफ शुरू होती है रात के वक्त, जब अपनी जिया कुछ ऑर्डर कर रही होती है घर का सामान, क्योंकि उसने अभी अनपैक किया होता है तो वो कुछ नया सामान मंगा रही होती है अपने रूम और घर के लिए, चेयर, बेड, एवरीथिंग। वो अपने बंदे के बारे में सोचती है, जबकि मैंने फुल्ली अनपैक कर लिया अपने आप को, बस फर्नीचर आना बाकी है। अभी के लिए तो सो जाते हैं। हालांकि मोम ने अच्छा किया कि मेरे लिए ये गद्दा और ब्लैंकेट पैक कर दिया था, एटलीस्ट मैं यहाँ पर कुछ अच्छे तरीके से सो तो सकती हूँ। अब अपनी जिया को रियलाइज़ होता कि वो अब दूसरे के घर में है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मैरिज कर चुकी है और अब वो इस घर में रहने वाली है। उसे थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है कि अब माइकल भी नेक्स्ट रूम में है। इसका मतलब है कि वो अभी तक जाग रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा जियो को एंग्जाइटी होने लगती है। मैं भी ये फील कर सकता हूँ, लाइक लड़कियों को जो पूरी ज़िंदगी अपने जब तक शादी नहीं होती वो अपने घर में रहती है और सडनली दूसरे के घर में जाकर वो कैसे रह सकती है, वो कैसे सेफ फील कर पाए, क्योंकि एटलीस्ट वे हैं तो दूसरे ही, क्योंकि उनके साथ अभी भी वो फुल्ली कंफर्टेबल नहीं है। यही सोच सोच के जिया भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर मैं इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी में सो कैसे पाऊँगी, लेकिन बाद में लड़की घोड़े बेच के सो जाती है। सुबह के वक्त जहाँ पर अपना माइकल ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है, जिया उठ कर आती है कि आखिर ये सुबह सुबह बकवास किसने शुरू कर दी। नॉइस की बात कर रही होती है जिया। तभी माइकल उसे पूछता है, ओह तो तुम जाग गई, मैं बस ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। जिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा है, लेकिन जिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होती है कि आखिर वो बनाने क्या वाला है। अब जिया माइकल को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा अच्छा है, एक्चुअली में ये मेरे लिए और सबसे पहले उठकर ब्रेकफास्ट बना रहा है। क्या ये हर रोज़ बनाता होगा काम से जाने से पहले? जिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लगती है। अब वो माइकल की कुकिंग स्किल देख रही होती है, जहाँ पर कुछ नहीं, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चने और उसे मिक्स कर दो। हमें दिखाया जाता है माइकल की रेसिपी की रेटिंग, जो कि होती है 0.5 स्टार। जिया कंफ्यूज होती है उसे देखकर कि क्या ये सच में ब्रेकफास्ट है। अब जबकि माइकल उसे बताता है कि तुम्हें बस इसे पीना है, जिया उसे पी लेती है, लेकिन उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। जिया काफ़ी ज़्यादा नाखुश है कि आखिर ये है क्या चीज़, क्या बस तुम्हारे घर में यही है? लेकिन माइकल कहता है नहीं नहीं और भी है ना। उसे वो प्रोटीन बार देता है। तभी जिया उसे फेंक के मारती है, क्या तुम पागल हो चुके हैं? आखिर इतना घटिया खाना ब्रेकफास्ट में कोई कैसा खा सकता है? क्या तुम्हारे घर में स्वाद वाला कुछ खाना नहीं है क्या? क्या तुम्हें सही में लगता है कि हमें अच्छा खाना नहीं खाना चाहिए? लेकिन माइकल अपना बंदा फिटनेस फ्रीक है, तो उसे लगता है कि यही एक रियल फूड है। जिया अपने माइकल पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, अगर तुम काम पे जाने से पहले सब खाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग ये सब खाना खाएं। मैं तुम पे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तभी माइकल अपना लंच बॉक्स दिखाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन वाले या कहीं कार्बोहाइड्रेट वाले, भाई जिम वाला फूड होता है बेसिकली। और उसे याद आता है कि जब वो पहले बार मिली थी तब भी वो प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के लिए वो जो चिकन राइस खा रहा होता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी उसके बारे में। लेकिन अभी भी जिया को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये है तो इंसान ही, तो इसकी फ्रिज में कुछ तो होगा। लेकिन फ्रिज भी पूरा प्रोटीन से भरा होता है। यह देखकर जिया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब वो पछता रही होती है कि वो अपनी मोम का खाने का कितना ज़्यादा मजाक उड़ाया करती है और वो अपनी मोम से माफ़ी मांगती है। लेकिन अपना बंदा कहता है कि इसमें सच में फ्रिज में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे लायक हो। लेकिन जिया मना करती है, तुम्हारा पूरा फ्रिज हेल्दी फूड से भरा हुआ है, आखिर कोई इस तरह का खाना कैसे खा सकता है? लेकिन तभी माइकल जिया को एक आइडिया देता है, क्यों ना तुम बाहर जाकर खाना खाओ। जिया पूछती है, क्या सच में मैं बाहर जाकर खाना खा सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? माइकल पूछता है, इसका क्या मतलब है तुम कर सकती हो? ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, तुमने मेरे साथ शादी किया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ये सब खाने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम जाके ले सकती हो, तुम्हें यहाँ पर बंधे रहने की फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ्री हो यहाँ पर, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जिया को भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है। आखिरकार मैं सोच के रही थी, मैं सभी सोच रही थी कि हमें ब्रेकफास्ट साथ में करने की ज़रूरत है। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसकी मोम रोज़ उसे फोर्स करती थी कि हमें ब्रेकफास्ट एक दूसरे के साथ करना चाहिए।
तभी वो देखती है कि माइकल वर्क पर जा रहा है, तो वो उसे गुड लक कहती है। माइकल देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रही है। तभी जिया उसे देखती है, ओह तुम्हें क्या बुरा लग रहा है कि तुम काम पर जा रहे हो और मैं घर जाके आराम कर रही हूँ? लेकिन माइकल उसे मना करता है कि नहीं, मैं ऐसा मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। अभी जिया बता देगी, तो तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? चिंता मत करो, मैं भी जॉब लेने वाली हूँ और अच्छे से काम करूँगी, ठीक है? लेकिन अपना बंदा माइकल इस बारे में उसे कुछ भी नहीं कह रहा होता है। अब जिया फाइनली उसे गुड वाइब कहती है और वर्क के लिए शुभकामनाएं देती हैं और कहती है कि मैं ठीक है, डिनर पर मिलते हैं, बाय। माइकल अब काम के लिए निकल जाता है। जैसे गेट बंद होता है, कूद के उछलती है, गेट अ जॉब, अजी हाँ मेरा कद्दू जॉब, मैं तो यहाँ एकदम बेरोजगार वाली ज़िंदगी जीने वाली और मज़े करने वाली हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। क्या बात है, एटीट्यूड होना चाहिए भाई बेरोज़गारी का भी। सीन चेंज होता है एक कार के अंदर, जहाँ पर एक बंदा एक कपल को देख रहा होता है कि क्या बात है, कितनी अच्छी जोड़ी है। तभी अपना बंदा उसकी कार पर नॉक करता है। वो एक्चुअली में माइकल का फ्रेंड होता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग करते हैं। और जो दूसरा बंदा होता है उसका नाम होता है सांग यू चोई, 29 साल का, मैनेजर का, मतलब अपने दोस्त का सबॉर्डिनेट। मजदूर भाई हैं दोनों। चोई से पूछता है कि तुमने उस रात मुझे सरप्राइज कर दिया था। माइकल उस बारे में पूछता है, किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? चोई कहता है कि जब भी उसे याद आता है कि चोई ने उसे बताया था कि वो एक वकेशन पर जा रहा है, वो भी उसे बिना बताए। मतलब अपना बंदा कभी भी लीव नहीं लिया है और वकेशन पे आज तक नहीं गया है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। और वो बताता है कि चोई बताता है कि चोई को अपने बंदे ने बहुत ही ज़्यादा मैंगोस भेजे थे, वो भी कुरियर से डिब्बों में भरकर। तभी चोई नोटिस करता है कि अपना माइकल काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा मुस्कुराए कह रहे हो? माइकल उसे मना करता है कि अरे कुछ नहीं है यार। तभी वो अपनी बंदी जिया को याद करता है कि कैसे वो कितनी ज़्यादा प्यारी तरीके से उसे गुड लक विश करती है उसके काम के लिए, और वो उसके लिए डिनर के लिए वेट करेगी। माइकल चोई को बताता है कि बस कुछ नहीं यार, कोई मेरे लिए घर पर इंतज़ार कर रहा है। चोई भी कहता है अच्छा विश्वास कर रहा है। वो कंफ्यूज है। तभी पूछता है आखिर तुम्हारे घर पर कौन इंतजार कर रहा है? माइकल कैजुअली कहता है कि मेरी वाइफ। चोई को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि क्या तुम्हारी वाइफ, क्या सच में कह रहे हो कि तुम्हारी वाइफ? क्या तुम किसी गेम की बात कर रहे हो उसमें? लेकिन फाइनली माइकल बता देता है कि उसकी एक्चुअल में शादी हो चुकी है लास्ट वीक, और उसे फ़ोटो दिखाता है उसे जलाते हुए। तभी होती है तीसरे कैरेक्टर की गाड़ी में तीसरे कैरेक्टर की एंट्री, जो कि एक लड़की होती है। वो पूछती है मुझे भी दिखाओ आखिर किसके साथ इसकी शादी हुई है। अब ऑफिस में सबको पता चल चुका है कि माइकल की शादी हो चुकी है। भाई पार्टी लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि भाई पार्टी। ये शोर शराबा दूर से वो लड़की देख रही होती है जिसके बारे में हमने गाड़ी में देखा था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसके सबॉर्डिनेट, मतलब अपने बंदे के कर्मचारी दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं कि हमें शादी में क्यों नहीं बुलाया। लेकिन अपना मतलब बताता कि ये बहुत ही ज़्यादा सडन था, इसलिए मैं किसी को भी नहीं बुला पाया, वैसे भी ये फैमिली वेडिंग थी। तभी चोई देखता है कि लड़की का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वो बहाना बनाकर वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी पीछे से वो लड़की उसे बुलाती है कि क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। अब साइड रूम में जहाँ पर वो लड़की चोई का गला घोट रही होती है कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। लेकिन चोई को भी कहाँ पता था कि अपना बंदा शादी करने वाला है। लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही है, इसका मतलब समझ रहे हो ना कि वो उसे लाइक करती थी। हमें लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है सियोन सो, 33 साल की, मतलब अपने बंदे से एक साल उम्र बड़ी है। ये अपने बंदे की मैनेजर है, सीनियर है तो बेसिकली, और इसका क्रश था अपने बंदे पर। अब वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि ये कब हुआ, ये मुझे तुमने बताया क्यों नहीं। चोई को भी कहाँ पता था कि माइकल शादी कर लेगा। वो बताता है कि मैंने आज तक उसे हॉलीडे देता हुआ नहीं देखा, मतलब छुट्टी लेते हुए नहीं देखा, तो मैं उसकी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। इवन माइकल कभी भी वुमेंस में इंटरेस्टेड रहा ही नहीं है। चोई माइकल की और भी ज़्यादा डिटेल्स बताता है कि उसने अपनी मसल्स बनाई, अपनी जिम की, लेकिन उसका आज तक लड़कियों पे ध्यान नहीं गया है, वो बस मुझे देखता था और किसी नहीं। अभी भी सो को यकीन नहीं हो रहा होता है, सीनियर सो। अब हमें मैनेजर सो की बैक लाइफ दिखाई जाती हैं,
मैनेजर सो के बारे में बताया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इंजीनियरिंग गोडेस कही जाती है, चाइल्ड जीनियस है और मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है अपने माता पिता की नज़रों में। और जो मैनेजर सो की पसंद है वो है मॉडरेटी, एक ओके गाय। ओके गाय मतलब जो काइंड डिसेंट हो, हैंडसम हो, स्वीट हो, मतलब काफ़ी 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 कुछ बताती है लड़की। इसका मतलब है लड़की को कोई बहुत ही ज़्यादा प्यारा अच्छा दिल का बंदा चाहिए, बस इतना ही। लेकिन सीनियर सो की ज़िंदगी 32 साल हो चुकी है और अभी तक टोटली सिंगल है, मेरी और तुम्हारी तरह, समझ गए ना। जबकि अपनी सीनियर सो इतनी ज़्यादा उम्र की हो चुकी है और वो सिंगल है, तो लोग उसके बारे में ये बात करते हैं कि उसके 2 बच्चे भी हैं और वो डिवोर्सी है, जिसके सुनकर मिस सीनियर सो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। तभी हमें एक रात की मतलब ओवर टाइम का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर लड़की काफ़ी ज़्यादा सोच रही होती है कि आखिर मुझे ये डिसेंट गाय मिलेगा कहाँ। अपनी मिस सीनियर ने काफ़ी ज़्यादा बंदे देखे हैं, लेकिन उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी कन्वर्जेशन गई नहीं है। तभी अपना बंदा आता है और उसे एक कैन ऑफर करता है कि मैंने काम कर दिया है, क्या तुम चेक कर लोगी। और वो देखती है कि मुझे एक माइकल जैसा बंदा चाहिए। और मिस सीनियर सो सपने देखने लगती है कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी शादी करेंगे, 2 बच्चे करेंगे और सपना टूट जाता है। प्रेजेंट में जहाँ पर मिस सीनियर सो काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं, लेकिन कह रही होती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लास्ट बंदा था इस दुनिया में। तभी चोई भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहता है, ओ आप सही हैं, आप सही जा रही हैं। लेकिन वो देखता है कि सीनियर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती हैं। अब बैक टू होम मतलब अपना बंदा घर के लिए निकल रहा होता है ऑफिस से, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि सीनियर और चोई उसका पीछा कर रहे होते हैं। जल्दी चोई से पूछता है कि सीनियर हमें सच में ये सब करने की ज़रूरत है क्या। लेकिन सीनियर पूछती है, हाँ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उसने शादी किससे की है। तभी चोई से पूछता है, अच्छा बैट लगाती हो कि चोई ने सच में शादी की है या फिर कल दुनिया ख़त्म होने वाली है। तभी लड़की बताती है, ऑफकोर्स दुनिया ख़त्म होने वाली है। मतलब इन दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि माइकल ने एक्चुअली में शादी कर लिया है। भाई तभी चोई को नजर आ जाती है वो लड़की जिससे अपने बंदे ने शादी की होती है। तभी सीनियर सो भी कहती है कि कहाँ मुझे दिखाओ ज़रा। वो सोचती है कि आखिर किस तरह की लड़की ने उससे शादी की होगी। तभी उसके नज़रों में आती है अपनी बंदी जो काफ़ी ज़्यादा बेड एस लग रही होती है। माइकल अपनी जिया को हाई करता है कि मैं घर वापस आ चुका हूँ, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रही होती है कि आखिर जिया के साथ क्या गलत है। लेकिन जिया चिल्लाती है, तुम पूछ रहे हो कि क्या गलत है। तभी वे दोनों जो पीछा कर रहे होते हैं अपनी सबऑर्डिनेट्स, मिस्सू काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है कि आखिर ये किस तरह की लड़की है, उसने इस तरह की लड़की से शादी क्यों की। लेकिन चोई सिर्फ ये कह रहा होता है कि अरे रुको तो सही, मुझे सुनने तो दो कि वे बात क्या कर रहे हैं। तभी वे दोबारा झाँकने लगते हैं। जिया काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट कर रही होती है कि आखिर तुम घर इतनी ज़्यादा लेट क्यों आए। तभी अपना माइकल टाइम देखता है और देखता है कि सिर्फ 8 और 20 हुए, मतलब अपना बंदा 20 मिनट लेट है। वो बताता है कि एक्चुअली मैं लेट नहीं हुआ हूँ। जिया भी कहती हैं, हाँ तुम लेट नहीं हो, लेकिन तुम मुझे एटलीस्ट कॉल तो कर सकते थे कि मैं लेट होने वाला हूँ। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी कि हम साथ में डिनर करेंगे। लेकिन माइकल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था क्या हम साथ में डिनर करेंगे, तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मुझे लगा कि जबकि हम ब्रेकफास्ट अलग अलग करते हैं तो मुझे ऐसे लगा कि हम डिनर भी अलग अलग करेंगे। लेकिन लड़की उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि एक जैसी चीज़ कैसे हुई, ये कॉमन सेंस नहीं है क्या कि तुम मुझे कॉल करो अगर तुम घर लेट आने वाले हो। और पीछे से वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा ये कर रहे होते हैं, देखो देखो कितना ज़्यादा गुस्सा कर रही है, क्या वे सच में शादीशुदा भी हैं। लेकिन अपना बंदा माइकल उससे पूछता है कि क्या सच में मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। मतलब वो उसकी परमिशन मांग रहा होता है, जिसे जिया काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में देखती है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी माइकल उसे बताता है कि मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं होगा अगर मैं तुम्हें कॉल करूं, इसीलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि तुम्हें जितना कम कॉल कर सकूं उतना कम करूं। लेकिन जिया कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें कब मना किया। तभी वो बताता है कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने मुझे मना किया था 5th ग्रेड में। जिया को यकीन नहीं होता क्या 5th ग्रेड में, जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे। मैंने कब किया मुझे तो कभी भी याद नहीं था। और क्या जब हमारे पास सेल फोन हुआ करता था और हम घर घर बात करते थे। माइकल हाँ में जवाब देता है कि हाँ मुझे याद है कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था कि हम बाहर खेलने चले, लेकिन तुमने मुझे फ़ोन रखकर काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया था।
लड़की काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और वो भूलने का नाटक करती है, लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं है। माइकल बताते कि हाँ तुम्हें क्यों ही होगा याद। तभी जिया काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है। एनीवे ये पॉइंट नहीं है, जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि तभी उसे दीवार के पीछे हुए दोनों बंदे दिख जाते कि कोई उनका पीछा कर रहा है। माइकल पूछता है आखिर क्या है, लेकिन जिया बताती है मुझे ऐसा लगा कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। तभी चोही और मित्सु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और दीवार के पीछे छुप जाते हैं। एनीवे माइकल उससे पूछता है कि तो ठीक है, क्या मैं आपसे तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। जिया काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के कहती है ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, ये क्या बात हुई। लेकिन जिया के अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि वो किसी ट्रैप में फंसने वाली है। मतलब अभी भी एंग्जाइटी में है लड़की कि वो किसी और को अपना नंबर दे रही है और वो उसको अलाउ कर रही है कि वो कभी भी उसे कॉल कर सकता है। जिया मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव तो है भाई, हमेशा गार्ड अप रहता है लड़की का। तभी हमें चोई को दिखाया जाता है जहाँ वो सोच रहा होता है कि हम पकड़े नहीं वाले थे। तभी वो सोचता है मोर देन दैट, अगर मैं उसकी बीवी के बारे में सोचूं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसे कहीं पहले देखा है। अब घर पर जहाँ पर अपनी जिया टूथब्रश कर रही होती है और सोच रही होती है कि हमने डिनर में वही सब किया जो माइकल को पसंद है। इतना घटिया डिनर, ऐसा लगता है कि मैं जू में रह रही हूँ ना कि किसी इंसान के घर में। तभी वो याद करती है कि उसने कैसे बताया था कि 5th ग्रेड में मैंने उसे इग्नोर किया था। आखिर मुझे ऐसा याद कैसे होगा कि मैं इतनी पुरानी बात याद कर सकूं। उसे 20 साल बीत चुके हैं और वो मुझे अभी भी कह रहा है कि इतनी पुरानी बात याद रख सकूं। तभी वो बिस्तर पर होती है और सोच रही होती है कि अगर मैं याद करने की कोशिश करूं जब हम एक साथ हैंग आउट करते थे और हमें कुछ यादें दिखाई जाती हैं जहाँ वे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, जब वे बचपन में एक साथ रहते थे, वे एक साथ नहाते धोते। अरे आते तो ज़्यादा क्लोज हो गया। खैर वे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। खैर वो हो भी कैसा ना, इन दोनों के पेरेंट्स एक साथ काम करते थे, इन दोनों की एज सेम थी, एक ही सोसाइटी में रहते थे, एक ही स्कूल में जाते थे और इनके माता पिता भी एक ही जगह काम कर रहे थे। तब उसे याद आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी जब वे बचपन में थे और उसे याद आता है कि माइकल ही एक ऐसा बंदा था जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट करती थी। एक दिन माइकल ने उसे कॉल किया था कि उसके पास एक नया गेम आया है तो उसे खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन लड़की उसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देती है और फ़ोन रख देती है। और उसके बाद वे दोनों एक ही साथ मिडिल स्कूल में गए। हालांकि अपनी जिया ही थी जिसने अपने बंदे को सबसे पहले इग्नोर किया था। अब जब उसे जिया को याद आता है कि वो उसे कितनी ज़्यादा इग्नोर करती थी तो अब वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस है। वो सोच रही होती कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब वो सोचती है कि जबकि हम शादीशुदा हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि वो देखती है कि जब माइकल के काफ़ी ज़्यादा मैसेज होते हैं लेकिन काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही होती कि उन्हें शादी की वो भी इसी बंदे से। लेकिन यही बात सोच के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही होती है कि मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बैड फील कर रही हूँ। जी वो सोचती है कि क्या मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए उन जैसी पहली बातों के लिए। क्या मैं उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा फील करती थी? क्या मैं एक पत्थर दिल थी? वो सोचती है वो उसे टेक्स्ट करेगी आई एम सॉरी, लेकिन दूसरी तरफ अपना बंदा जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही होती है कि वो उसे क्या भेजे। तभी वो कुछ तो भी भेजता है। लड़की के पास मैसेज आता है और वह देखती है उसके पास आ जाता है जिया का सबसे फेवरेट फूड फिल्मिंग हॉट चिकन फीट सेट। जिया को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो उसका फेवरेट फूड भेज रहा है। तभी वो उसके अंदर रूम के अंदर आती है और झटके से बोलती है हेलो। तभी माइकल उसे बताता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि कोई भी एक दूसरे के रूम में नहीं घुसेगा, तो तुम कैसे आई। जिया उसके दरवाजे पे नॉक नॉक करती है। चलो अब ठीक है ना हैप्पी। जिया उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है कि हमने ये भी तो कहा था कि अगर कोई इशू होगा तो हम इसे एक साथ बैठकर बात करेंगे, तो चलो बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए एक इशू है, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। सही कहा ना। मानो बढ़िया लग रहा होता भाई, पार्ट 3 ज़रूर लिख के जाना कमेंट में, नेक्स्ट पार्ट या पार्ट 3 मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। स्टे ट्यून, वीडियो जल्दी आने वाली है। सिचुएशन बदलती है और अब दोनों डिनर टेबल पर होते हैं जहाँ पर जिया ने एक बियर की बोतल पकड़ रही होती है। वो कहती है कि ये तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, लेकिन तभी अपना माइकल उसे आवाज़ मारता है जिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें कुछ इश्यू पे बात करनी थी ना? क्या मैंने फिर से कुछ गलत किया? लेकिन जिया उसे कह रही होती है कि अरे रुको तो ज़रा, इतनी दूर मत जाओ। पर क्या तुम अपने मैनर्स भूल चुके हो? वो पूछता है मैनर्स?
आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो कहती है दिस वो बियर की तरफ इशारा कर रही होती है, मतलब टोटल डिनर की तरफ इशारा कर रही होती है कि तुम एक अल्कोहल के साथ चिकन कैसे खा सकते हो? वो कहता है कि ओ तो तुम्हारा इशू फिर से फूड को लेकर है। वो कहती है हाँ, इसके लिए तो है ही, लेकिन आखिर मैं किस बारे में सोच रही थी कि तुम और मैं, क्या हम सच में एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? हमें बहुत ज़्यादा समय हो चुका है कि हम दोनों एक साथ बैठकर अच्छे से बात भी की हो, और यहाँ तक कि ये अच्छा सा फूड भी है। तो वो तभी माइकल पूछता है लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि अल्कोहल के साथ हम कुछ फूड खाएं। वो चिकन की बात कर रहा होता है। तभी वो बोलती है कि अरे यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एटलीस्ट हम कॉन्ट्री करें, मतलब आधा आधा बांट सकते हैं ना। मतलब बंदी को अच्छा खाना तक नहीं मिला है। मतलब क्या तुम सच में नहीं चाहते कि हम दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक करें? तभी अपना माइकल चैड बनते हुए कहता है नहीं। ये शब्द अपनी जिया को एकदम शौक छोड़ देते हैं। वो पूछती है क्यों, आखिर क्यों? माइकल कहता है क्या मतलब क्यों? क्योंकि अब अपना माइकल दिखाता है अपने डोले शोले। वो कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मैं अपने जीन्स लूज नहीं करना चाहता। जिसे देखकर अपनी जिया अपना माथा पकड़ लेती है। क्या तुम कितने ज़्यादा सीरियस हो? मैं तो बस सोच रही थी कि तुम जैसा बंदा एक चिकन कैसे खा सकता है, जबकि तुम 3 बार दिन में वो वेजिटेबल सूप पीते रहते हो। लेकिन ये ठीक भी है क्योंकि हमने प्रॉमिस जो किया था कि हम एक दूसरे पर कोई भी चीज़ थोपेंगे नहीं। और जिया कह रही होती है कि तो तुम्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ खाना खाने की या फिर ड्रिंक करने की, अब तुम अपने रूम में वापस जा सकते हो। तभी माइकल खड़ा होता है और कहता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो? वो कहता है कि हमें भी एक साथ बैठकर इस तरह का टाइम साथ में बिताना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बियर ड्रिंक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा ग्लास ज़रूर भर सकता हूँ। अब माइकल उससे पूछता है कि अब बताओ तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? लेकिन जिया अब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लगती है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है, लेकिन सोच रही होती है कि मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं कि मैं इससे क्या ही पूछूंगी। लेकिन चलो भूलते हैं, अभी के लिए इस सिचुएशन को ऐसे जाने देते हैं। हालांकि माइकल काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है, तो जिया काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही होती है कि पहले हम चीयर्स कर लेते हैं। दोनों चीयर्स करते हैं और सोचते हैं अभी के लिए हम पीना शुरू कर देते हैं, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बाद दोनों टल्ली हो जाते हैं, हंस रहे होते हैं, और लड़की सोच रही होती है कि मैंने कुछ ढूंढा है, मतलब फिगर आउट किया है, कुछ तो इस सिचुएशन में गलत था। लेकिन जिया कुछ तो भी बता रही होती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है तुम पूरे के पूरे दिन रो रहे थे? लेकिन माइकल को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। जिया कहते हैं कि ओ देखो फिर से तुम प्रिटेंड करने लगे कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुमने क्या कहा था कि तुम कुछ करने वाले हो, जबकि तुम खुद ही डोर पर लड़खड़ाते हुए गिर गए थे। माइकल कहता है कि मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं बस वहाँ तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है और जिया उस पर हंस रही होती है कि हाँ तुम पहले भी इसी तरह से थे, इसी तरह से तुम काँप रहे थे। लेकिन तभी वो शांत हो जाती है और सोचती है कि वो दिन कितने ज़्यादा अच्छे थे। स्कूल के बाद सीधा तुम्हारे घर पर जाना और लड़ना और खेल खेलना, मतलब वीडियो गेम खेलना, हमें पुरानी यादें दिखाई जाती हैं कि वो कितना ज़्यादा फन था। हमें दिखाया जाता है कि जिया और माइकल साथ में बचपन में वीडियो गेम्स खेला करते थे। वे काफ़ी ज़्यादा फन किया करते थे। तभी माइकल उसे बुलाता है, लेकिन जिया काफ़ी ज़्यादा थकी हुई होती है तो वो सो जाती है। वो सोचता है क्या यह अभी से सो गई? वो उठता है, वो कन्फ्यूज़न में होता है, लेकिन वो उसे टच करने की कोशिश करता है। वो उसके बाल को छूता है और उसे कुछ महसूस होता है। तभी जिया जाग जाती है। माइकल उसे बताता है कि तुम्हें ठंड लग सकती है, अगर तुम यहाँ पर सो गई तो तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हो, इस सब को मैं साफ़ कर दूंगा। वो माइकल से माफ़ी मांगती है और काफ़ी ज़्यादा स्लीपी होती है। सोच रही होती है कि उसे मतलब इतनी ज़्यादा पिए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, तो इससे जिया से संभाली नहीं जा रही है। तभी जिया कुछ नोटिस करती है। वो अपने बंदे से माइकल से ईयर मांगती है। उसने क्या कहा? ईयर। तभी वो उसके ग्लासेस निकालने लगती है। माइकल कहता है तुमने तो मेरे ईयर कहा था, तुम मेरे ग्लासेस क्यों निकाल रही हो? वो अपने बंदे के ग्लासेस पहन लेती है। जिया माइकल का मजाक उड़ाने लगती है कि
तुम्हारी आंखें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, आखिर तुम इन्हें पहन कर गेम कैसे खेलते थे। लेकिन माइकल उससे पीछे से कहता है कि अब तुम इसके साथ खेलना बंद करो, मेरी ग्लासेस मुझे वापस दो। लेकिन जिया मना कर रही होती है कि मैं इन्हें वापस नहीं दूंगी। वो काफ़ी ज़्यादा खेल रही होती है क्योंकि लगता है बंदी को कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुकी है। वो कहती है कि अगर तुम ले सकते हो तो मुझसे लेकर दिखाओ। माइकल को पता है कि वो ड्रंक हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी वापस नहीं दे रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा माइकल को चिढ़ा रही होती है कि क्या तुम डरते हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम मुझसे ग्लासेस लेके दिखाओ। माइकल उससे मना कर रहा होता है। जिया चिल्ला के कह रही होती है कि मैं तुम्हें हमेशा से कहना चाहती थी कि तुम्हारे ग्लासेस एकदम बेकार हैं। तभी अपना बंदा सोफे पर अपना बंदा भी सोफे पर चढ़ जाता है। जिया अभी भी उसे चढ़ा रही होती है कि क्या तुम एक बूढ़े आदमी हो जो ग्लासेस पहनता है। तभी अपना माइकल उसे दीवार से सटा देता है अपना हाथ मार कर। वो चिल्ला रही होती है कि देखो देखो माइकल ने मुझे पकड़ लिया। हाँ हाँ। वो कह रही होती है कि क्या तुम कितने ज़्यादा नादान हो, क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे दीवार से लगा दोगे तो मैं तुम्हारे गिलास वापस कर दूंगी लाइक दिस। तभी उसे क्लिक होता है, क्या लाइक दिस। अपना एमजी उसके काफ़ी ज़्यादा करीब होता है। उसे ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही होती है। एमजी उसे कहता है मेरे गिलास वापस करो। जैसे ही जिया इस सिचुएशन को रियलाइज़ करती है, वो माइकल का गिलास वापस कर देती है और वहाँ से शर्माते हुए भाग जाती है। वो तुरंत अपने रूम का गेट बंद करती है और सोच रही होती है। उसकी दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज होती हैं। वो सोचती है आखिर वो सब क्या था। वो माइकल को याद कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि सीरियसली आखिर वो था क्या। सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर अपना बंदा ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसके पीछे से जिया आती है जिसके मन में चल रहा होता है कि क्या ये पहले वाला माइकल है। मैं इसे अब उसकी आंखों में मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। तभी अपना बंदा उसे देखता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे इस तरह देख क्यों रही हो। वो कहती है नहीं नहीं मैं कहाँ देख रही हूँ। लेकिन वो सोचती है जी हाँ नहीं, कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। वो सोचती है कि हालांकि मैं इतनी ज़्यादा ड्रंक थी और मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं था। या मुझे जब मैंने ये इतनी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है तो मुझे बस सॉरी बोलना है, मुझे बस अपोलोजाइज़ करना है, ठीक है। फिर से हम दोनों एक जैसी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाएंगे, बस मुझे सॉरी बोलना है। तभी वो आगे बढ़ती है और उसको बुलाती है माइकल कल रात के बारे में आए। वो बोलने वाली होती है पर बोल नहीं पा रही होती है। वो सोचती है बस कह दे, आखिर तो किसका इंतज़ार कर रही है, बस तुझे सॉरी तो बोलना है। वो कह रही होती है कि जस्ट से सॉरी सॉरी सॉरी। वो बोलने वाली होती है आई एम। तभी उसके सामने बिल्ली आती है। तभी गलती से अपनी बंदी जिया के मुंह से निकल जाता है आई एम म्याऊ। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और सोच रहे हैं म्याऊ का क्या मतलब है। वो एक बार और म्याऊ करती है और तीनों शौक में होते हैं। उस मॉर्निंग के बाद ये सारी बातें अपना बंदा चोई को बता देता है कि उसकी वाइफ ने मॉर्निंग में उसे म्याऊ का, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसका मतलब क्या है। तो अब चोई कह रहा होता है कि क्या तू मेरा मूड ख़राब करने की कोशिश कर रहा हो, तेरी इतनी ज़्यादा अच्छी मैरिड लाइफ जा रही है और तू मुझे ये बता रहा है। वो कह रहा होता है कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मुझे नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। मैंने तुझे इसलिए बताया क्योंकि तुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है डेटिंग का, तो तुझे पता है कि चोई को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अच्छा तो तुमने यूँ मुझे बताया है, तो देखो तुमने किसी और को तो नहीं बताया ना, लाइक मैनेजर को। अपना बंदा कंफ्यूज होता है। ओ क्या तुम मिस हो की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, उनका मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब था तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि मैंने आज उन्हें हाई भी नहीं कहा। ये सुनकर चोई थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। खैर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है मुझे सोचने दो। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें म्याऊ कहा तो इसका मतलब है तुम्हारी वाइफ क्यूट बनने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रही है, तुम समझ रहे हो ना। माइकल कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, क्योंकि अभी हमारी न्यूली मैरिड हैं। लेकिन चोई कहता है कि फिर भी वो तुम्हारी वाइफ है। ये बंदा हमेशा अपने जेब में कंघा रख के घूमता है क्या। वो कंघे निकालता है और अपने बालों को संवारते हुए कह रहा होता है कि तुमने सही पर्सन से पूछा है, मैं हूँ डायरेक्टर। बंदा कहता है कि मैं लव थ्योरी में मास्टर हूँ, तुमने सही बंदे से पूछा है। और वो कहता है कि देखो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो इसका सिर्फ एक ही सल्यूशन है। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे रीफॉर्मेट करना पड़ता है। सीन कट होता है घर पर, जहाँ पर काम के बाद वो घर आया होता है
और वो उसके सामने जिया काफ़ी वियर्ड तरीके से मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखकर अपना बंदा माइकल भी थोड़ा कंफ्यूज हो लगता है कि क्या क्या चल रहा है। तब हमें दिखाया जाता है कि वो याद करता है कि जोई ने पहला रूल बताया था कि उसके साथ यानी कि अपनी बीवी के साथ सिंपथाइज़ करो, और सेकंड रूल है दोबारा सिंपथाइज़ करो। ठीक है, बंदे को समझ नहीं आ रहा होता है कि मतलब माइकल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि बस अपनी बीवी को कॉपी करो जो वो कहती है। तो ये बात कहकर अपना बंदा भी सेम टू सेम जिया की तरह म्याओ बोलता है उसको, जिस वजह से जिया शर्म के मारे बेहोश हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है सिनेमैटिक सीन जहाँ पर अपनी बंदी शर्म के मारे मर चुकी है। एमसी पूछता है क्या क्या कुछ मैंने गलत किया, और अपना बंदा माइकल जिया को बता भी देता है कि जोई ने मुझे कहा था कि जो तुम्हारी बीवी का है बस उसको कॉपी कर दो। अब तो ये मतलब जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरी यानी कि हमारी प्राइवेट बात किसी और को क्यों बताई, आखिर तुम बाहर जाकर हमारी ये सीक्रेट बातें क्यों बता रहे हो। माइकल कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बता दी। सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में एक और रूल ऐड हो जाता है कि हम अपनी बीच की बातें सीक्रेट रखेंगे, मतलब किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन माइकल फिर से एक और बात पूछता है। तभी जिया कहती है कि अब वो क्या है। माइकल कहता है क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ उस मियाओ के बारे में। जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती, क्या अब तुम क्या बात करने चाहते हो उस मियाओ के बारे में। इस तरह जिया का चेहरा देख वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं रहने दो। कुछ दिनों बाद लाइफ नॉर्मल हो जाती है और तभी मिस सो अपने बंदे की डेस्क पर आती है, ऑफिस डेस्क पर आती है और एक प्रपोजल रखती है, क्यों ना हम हाउस वार्मिंग पार्टी रखें। बाद में घर आकर वो जियो को भी बता देता है पार्टी के बारे में कि हम हाउस वार्मिंग पार्टी पर जा रहे हैं। जिया पूछती हैं अचानक हाउस वार्मिंग पार्टी क्यों। एमसी बताता है कि देखो तुम्हें जैसे कि मैं ऑफिस में मैंने बता दिया कि हमारी वेडिंग हो चुकी है, तो वे हमें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं हमारी वेडिंग के लिए, बस इसीलिए ये अचानक हो गया। माइकल उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखो मैं ये नहीं हूँ, हमारी कंपनी ऐसी नहीं है कि किसी को भी फोर्स करे हमारी पार्टी में आने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हारा साथ में आना ऑप्शनल है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला भी जा सकता हूँ, और अगर तुम आना चाहे तो आ सकते हो, क्योंकि ये बस हमारे ऑफिस की वार्मिंग पार्टी होने वाली है। लेकिन जिया मान जाती है कि चलो चलते हैं। जिसे देख एमसी भी कहने लगता है कि नहीं नहीं मैंने कहा तुम्हें सच में आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तुम्हें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी जिया कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, चलो चलते हैं। माइकल पूछता है उससे आखिर क्यों। तभी हमें जिया बताती है और हमें जिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि वो क्यों जाना चाहती है। मतलब बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है कि ये वो बेसिकली ये है कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में जानते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में, और इन सारी बात मतलब कनेक्शन बढ़ा लेते हैं पार्टीज़ में। यही सब तो होता है पार्टीज़ में कि एक दूसरे से कनेक्शन और एक्सपीरियंस बढ़ाना, बस ये इसीलिए वो मान जाती है। अब अपना बंदा दोबारा ऑफिस के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम सच में अभी भी आना चाहती हो। लेकिन जिया अभी भी कह रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जाओ ना अब तुम अपने काम पर जाओ, समझे। और जिया के मन में चल रहा होता है कि तुम घटिया आदमी, तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे टॉर्चर कर सकते हो उस लास्ट टाइम के लिए। लड़की के मन में कुछ तो भी खुराफाती चल रहा होता है भाई। और वो अपने बंदे के फेस को देखते हुए कह रही होती है कि देखो इसका फेस, ये मुझे हेट कर रहा है हर सेकंड कि मैं क्यों आना चाहती हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइकल अभी भी उससे पूछ रहा होता है कि देखो तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है, और तभी जिया उसकी बात काटती हैं क्यों, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ एक हाउस वार्मिंग पार्टी में। जिया कहती है कि क्या तुम इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन तुम जाओ अपने ऑफिस में जाओ और कह दो कि अगर तुम जाना नहीं चाहते तो तुम जाना नहीं चाहते। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पीचलेस हो जाता है और कहता है कि ठीक है। तो मैं पीछे से बाय बाय करते हुए वो अपनी जिया भी कह रही होती है कि मेरी चिंता मत करना, अपना काम अच्छे से करना, बाय बाय। अपना बंदा उसकी तरफ एक बार देखता है। जिया भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो देखती है कि माइकल स्माइल कर रहा होता है और उसे जाते जाते कहता है कि ठीक है तो बाद में मिलते हैं। जिया उसे ओके कहती है और वो अभी कंफ्यूज हो चुकी है कि उसने मुझे स्माइल क्यों दी। ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे मूड में तुरंत कैसे आ गया।
क्या उसे बुरा नहीं लग रहा है कि वो कुछ चीज़ नहीं करना चाहता है और उसे फोर्स किया जा रहा है वो चीज़ करने के लिए? लेकिन बाहर माइकल बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जिया के मन में, यानी कि जिया के लिए माइकल कैसा है। मतलब जिया माइकल को कैसे समझती है, माइकल को एक रोबोट की तरह समझती है। मतलब हर चीज़ अपने बंदे को परफेक्ट चाहिए होती है, हर खाना, हर चीज़, हर बॉडी शेप भी। वो कभी भी मेरी रिक्वेस्ट को नो नहीं कहता और वो वही कपड़े पहनता है जो मैंने आज तक उसके लिए ख़रीदे हैं, सिर्फ वही। और मुझे पता है कि वो हाउस वार्मिंग पार्टी पर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, तो मैं उसे वहाँ टॉर्चर करूँगी। लेकिन रुको, इस घटिया आदमी ने मुझे काम पर, यानी कि ऑफिस में किस तरह इंट्रोड्यूस किया होगा? एक वाइफ के रूप में, एक पार्टनर, एक स्पाउस, या एक मिसिस के रूप में? ये सोच सोच कर जिया काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि हालांकि ये सच है लेकिन ये कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और वो अपने बंदे की स्माइल के बारे में भी सोच रही होती है, क्या मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? खैर छोड़ो, अब वो सबको भूल जाती है। मुझे पार्टी के लिए रेडी हो जाना चाहिए। अब 2 घंटे बाद अपनी जिया रिग्रेट कर रही होती है अपनी चॉइस के लिए कि उसने हाउस वार्मिंग पार्टी क्यों रखी, क्योंकि जो पार्टी है वो अपने बंदे के घर पर है। हाउस वार्मिंग पार्टी मतलब अब वो खाना बना रही है। वो अपनी मॉम से पूछ रही है कि मैं क्या बनाऊँ। कभी वो कुछ डाल रही है, कभी खाने में कुछ डाल रही है, मिर्च ज़्यादा, नमक कम, और उस पर घटिया खाना बनता जा रहा है। वो जिया कहते हैं कि मोम मैं क्या करूँ, आखिर क्या करूँ मैं। मोम भी उससे परेशान होकर फ़ोन रख देती है। टाइम फॉर द हाउस वार्मिंग पार्टी का समय आ चुका है और सभी के सभी दरवाजे पर खड़े होते हैं। जिया उन सब का वेलकम करती है और वो अपने माइकल से कान में कहती है कि माइकल तुम्हें सबके साथ नाइस, यानी कि अच्छे से बिहेव करना होगा और मेरे साथ भी। लेकिन माइकल कह रहा होता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हम इसे मना कर देते हैं। तभी जिया सबको कहती है अरे आप दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर आइए ना। और अंदर चमचमाता खाना तैयार होता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी मतलब होती किस लिए है, बस खाने पीने के लिए, क्या बात है। जिया काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, एंजॉय करिए। वो सब खाने को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। चोई कह रहा होता है कि ये तो कितना ज़्यादा अच्छा है माइकल, तुम ये वही खाना नहीं है जो तुम हर रोज़ खाते हो, मैं तो तुमसे अब जलन आ रही है। माइकल अब सोच रहा होता है कि अबे भाई क्या बोल रहे हो। वो कह रहा होता है कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा खाना खा रहा हूँ। जी अभी बात आगे बढ़ा रही होती है कि अब तो बस काइंड हो रहे हो। और पार्टी पूरी रात चलती है, सब टन हो चुके हैं। माइकल भी पूरी की पूरी बियर गटक जाता है, बोतलें खाली हो चुकी हैं भाई। तभी हमें मिस सो को दिखाया जाता है जहाँ पर चोई से पूछ रहा होता है अब तो तुम सेटिस्फाई हो ना कि अब तो माइकल और उसकी बीवी से, क्योंकि हमने खुद देखा है कि वे एक हस्बैंड एंड वाइफ हैं। लगता है मिस सो का काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से दिल टूट चुका है भाई। फिर भी मिस सो कह रही होती है कि देखो वो एक साथ अच्छे से बात भी नहीं करते और उन्होंने वेडिंग बैंड भी नहीं पहना है। लेकिन चोई कह रहा होता है कि क्या आप अभी भी सस्पिशन होने की कोशिश कर रहे हैं। सभी मिस सो उसे कोरी मारती हैं। तभी चोई कहता है ठीक है मैं समझ गया, हम वही करेंगे जो हमने प्लान किया था। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तभी चोई कहता है कि हेलो एवरीवन, ये है आपका क्यूटी, मैं इस कंपनी का सांग चोई हूँ। तभी वहाँ ऑफिस का एक वर्कर कहता है लगता है कुछ तो होने वाला है। तभी चोई अपना पैड निकालता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो उसके ऑफिस वर्कर के होते हैं, जिन्होंने पूछे होते हैं अपने बंदे और जिया के लिए कि हमारे पास कुछ ऑकवर्ड क्वेश्चंस हैं जो हम मिस्टर जिन, यानी कि अपने माइकल और जिया से पूछने वाले हैं। जिया कह रही थी कि ओ ऑकवर्ड क्वेश्चंस, हाँ पूछो, क्यों नहीं। तभी वो कहता है कि जबकि हमें रिक्वेस्ट मिल चुकी है तो क्या हम इसे पूछना शुरू करें। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं, तो क्या आप इन सारी रिक्वेस्ट को मानने के लिए तैयार हैं। जिया कहते हैं कि हाँ टोटली फाइन, गो अहेड, मतलब ठीक है भाई ठीक है। लेकिन माइकल कह रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। तभी चोई कहता है कि हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट जो आ रही है वो है मिस सो की। तभी वो देखता है कि ये क्या रिक्वेस्ट है। मिस सो भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती हैं। तभी हमें दिखा जाता है उस पैनल पर लिखा होता है एक किस। जिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि देखते हैं क्या रिक्वेस्ट है, जल्दी बताओ चियो क्या रिक्वेस्ट है, मतलब चोई जल्दी बताओ चोई क्या रिक्वेस्ट है। और हमें दिखाया जाता है उस पैनल पर लिखा होता है कि क्या तुम दोनों किस कर सकते हो।
लेकिन अपना चोई उस क्वेश्चन को देखकर ऐसे इग्नोर करता है जो तुम्हारी क्रश ने तुम्हें किया था। वो मना कर देता है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है, जिसे जो मिस सो होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। तभी अपना बंदा जिया के हाथ पर टच करता है, उसे बुलाता है। तभी जिया पूछती है आखिर तुम्हारी क्या दिक्कत है। तभी माइकल उसे बताता है कि तुम ठीक हो ना। जिया पूछती है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब माइकल उसे बताता है कि मेरा मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि हम दोनों के लिए कुछ भी बताया जा सकता है, मतलब हमें एक दूसरे को टच भी करना पड़ेगा। और तुमने तो कहा था कि हमारे बीच में जो चल रहा है हमें किसी को नहीं बताना है। लेकिन इसके लिए जो जिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है कि कह रही थी कि हम वैसे भी लीगली मैरिड हैं, तो अगर हमारे दोस्त में कुछ भी होता है तो बस एक मैरिड कपल के बीच में होगा। तो हमें इस तरह से बिहेव करना होगा जैसे कि हम मैरिड कपल हैं, और इसके बाद ये लोग हम पर दोबारा डाउट नहीं करेंगे। तो वैसे ही करो जैसा ये कहते हैं, वरना ये दोबारा मेरे मत्थे पड़ जाएगा, समझे। माइकल अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो भी ओके कर देता है। तो अपना चोई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है और कहता है कि ये क्वेश्चन आ रहा है असिस्टेंट मैनेजर की ओर से, जिसका नाम है किम। ये भी एक पर्सनल क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन में लिखा होता है कि तुम कब और कहाँ पर, मतलब माइकल ने तुम्हें कब और कहाँ पर प्रपोज किया था। अगर तुम क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो तो तुम्हें फुल ग्लास बियर का पीना पड़ेगा। तभी काउंटडाउन शुरू कर देता है 3, 2, 1। और जिया सोच रही होती है कि आखिर मुझे क्या कहना चाहिए, हमारा जैसा मतलब प्रपोजल वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जिया तय कर लेती है कि उसे अब ये गिलास पीना ही पड़ेगा। लेकिन माइकल तभी बीच में बोलता है कि जब मैं चिकन ब्रेस्ट खा रहा था एक स्मोकिंग एरिया में, तो इस लड़की ने मुझे सडनली प्रपोज किया था। ये सुनकर तो चोई और जिया दोनों ही हैरान रह जाते हैं। चोई से पूछता है क्या ये सच है, क्या माइकल सच कह रहा है। तभी जिया कहती है क्या मुझे ये बताना पड़ेगा। तभी जिया अपने पास्ट को देखती है जहाँ पर उसे याद आता है कि सच में यही हुआ था, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो बियर का गिलास पिएगी इंस्टेड ऑफ वो सच नहीं बोलेगी। और अब जिया माइकल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि मैं तो तुम्हें बाद में देखूंगी। तभी माइकल दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ता है, जो कि एक और पर्सनल क्वेश्चन होता है कि तुम दोनों ने कहाँ पर और कब किस किया था। तभी जिया सोचती है क्या किस, हमने तो कभी किस किया ही नहीं, यहाँ तक कि हमने वेडिंग के टाइम पर भी कोई किस नहीं किया था। और हमें दिखाया जाता है कि जिया ने बिल्कुल इसे मना कर दिया था कि हम सिर्फ किस करने का प्रिटेंड करेंगे। अब जिया बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसे क्या कहना चाहिए। खैर वो छोड़ देती है। वो कहती है कि मुझे इस बार भी ड्रिंक पीनी चाहिए। तभी जो चोई होता है वो काउंटडाउन शुरू कर देता है 3, 2, 1। जिया ग्लास पीने वाली होती है। तभी माइकल बीच में बोलता कहता है कि जब हम 5 साल के थे किंडरगार्टन में तब, जिससे जिया भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि क्या मतलब है तुम्हारा किंडरगार्टन में। और चोई और मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा चोई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि क्या तुम सच में बचपन के दोस्त हो। तभी अपने एमसी बताता है कि तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम्हारा जो नाम था वो किंडरगार्टन था, और जब तुम छोटी थी तुम सबको यहाँ तक कि रैंडम बंदों को भी किस करती फिरती थी। ये बात सुनकर जिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसका हाथ मरोड़ देती है कि तुम्हें ऐसी बात याद कब से है, बाकी तुम इन जगह पर मेरी बात कैसे खोल सकते हो। और अब लोगों को भी विश्वास हो चुका है कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। खैर पार्टी ओवर होती है। सब लोग जिया को गुड बाय करते हुए और माइकल को गुड बाय करते हुए वहाँ से निकल रहे होते हैं। अब जिया माइकल का कान पकड़ती है कि तुम्हें तो मैं अब देखूंगी। तभी जो मिस्सू होती है वो उन दोनों को लड़ते झगड़ते देख रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रही होती है, हमें पता है इनर से लेकिन बाहर से। अब जबकि सब अपने अपने उसमें निकल चुके हैं, तभी चोई मिस्सू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सही थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने रिक्वेस्ट डाली उन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था कि वे फेक कपल होने का नाटक कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो रेगुलर कपल की तरह लगता हो। ऐसा लग रहा है उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ है नहीं। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने कुछ ढूंढा? लेकिन मिस्सू इस बार कुछ कह नहीं रही होती है। वो कहती है कि नहीं रहने दो, सब कुछ ठीक है। तभी चोई कहता है क्या ऑलराइट ठीक है, तुम्हें माइकल को एक और ट्रैप में फंसाने को। तभी वो ज़ोरों से ब्रेक लगाता है और चिल्लाता है क्या मतलब क्या ठीक है, क्या तुम गिव अप करना चाहती हो। तभी मिस्सू से कह रही होती है कि इतनी जल्दी ब्रेक लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और चोई से पूछ रहा होता है कि लेकिन क्यों, तुमने इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर दिया, क्या तुम उसे दोबारा नहीं देखना चाहती, क्या तुम बस झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मिस्सू कह रही होती है कि
मैंने उन्हें देखा है कि किस तरह से वे एक दूसरे को प्यार की नज़रों से देखते हैं। खैर, मेरा क्या है, मैं ऐसी जगह पर स्टैंड नहीं कर सकती, मैं उन दोनों के बीच में नहीं आ सकती। तो मेरे लिए अब ये ठीक है, अब मेरे लिए ये काफ़ी हो चुका है और मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहूँगी, मेरी जितनी भी अभी तक तुमने मदद की है उसके लिए। तभी अपना जो चोई होता है वो गाड़ी को टर्न मार लेता है। तभी मिसो पूछती है, आखिर तुमने गाड़ी क्यों घुमाई? वो कहता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सडनली पीने का मन कर रहा है। वो कहता है, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम चलो, मुझे पता है तुम्हारे पास हो गई तो हाँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पीने का मन कर रहा है, क्योंकि तुम सबने तो भर भर के पी पर मैंने नहीं पी। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मेरा गिलास भरने के लिए? मिसो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ठीक है, अगर ये मतलब है तो तुम उन सबको बाय करने वाले हो। चोई हाँ मान जाता है। मिसो अब कुछ खाने के लिए देखनी होती है। वो कहता है कि ठीक है, ज़्यादा महंगा मत खरीदना, लेकिन मिसो कह रही होती है कि जबकि तुमने ही पूछा है तो मैं क्यों ना खरीदूँ। खैर, अब चोई भी मान जाता है। ठीक है, तो चलते हैं और पार्टी करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पर जिया और माइकल एक ही बेड पर होते हैं। अब माइकल अपनी जिया के सामने घुटने टेक कर पड़ा होता है और माइकल मतलब जिया जो होती है वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या गलत किया है? माइकल अपनी गलतियां गिना रहा होता है और जिया उसे डांट रही होती है। लेकिन माइकल पूछता है, लेकिन क्यों? ये सब बताना क्यों गलत था? तभी जिया उस पर चिल्ला रही होती है, ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग है, तुम कितने ज़्यादा वियर्ड थे, तुम्हें इतनी भी ज़्यादा कॉमन सेंस नहीं है क्या? वो उस पर चिल्लाती होती है कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा बंदा होता जो कमरे को पढ़ सकता है तो हम कभी भी पकड़े जा सकते थे कि तुम आखिर असली कपल हो भी कि नहीं। तभी उसे कुछ हिट करता है। वो सोचती है, एक मिनट ज़रा सोचो, तुम किसके साथ डील कर रही हो? यहाँ पर माइकल है जो अपने लिए सिर्फ 7 कपड़े एक साथ खरीद सकता है क्योंकि उसे बार बार ना खरीदने पड़े। वो एक ही खाना बार बार रिपीट करता है प्रोटीन के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो मुझे इसके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी डिसेंट वे में कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी जिससे इस घटिया बंदे को समझ में आ सके। तभी जिया उससे कहती है, देखो सुनो, अगर कोई तुम्हें फर्स्ट किस के बारे में पूछे तो तुम किंडरगार्टन नहीं बताओगे, ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ लिमिट है, समझे? तुम किसी और जगह और किसी और टाइम के बारे में बता सकते हो। तभी माइकल से पूछता है, लेकिन आखिर क्यों? अब जिया बहुत ज़्यादा गुस्सा दे रही हो, उस पर चिल्ला रही होती है कि तुमने देखा नहीं कि पीपल कैसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे हमारे ऊपर, ये कितना ज़्यादा वियर्ड है कि हमने किंडरगार्टन में फर्स्ट किस की थी। माइकल कह रहा होता है कि हाँ, ये थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन मुझे आखिर कहना क्या चाहिए कि हमने हमारी फर्स्ट किस कब की? ये अजीब नहीं होगा कि हम कपल हैं और हमने अभी तक अपनी पहली किस तक नहीं की? जिससे जिया भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच में पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि माइकल से याद दिलाता है कि जब हमारी शादी हुई थी तब भी तुमने सिर्फ किस करने का प्रिटेंड ही किया था। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम होगा कि हमने फर्स्ट किस किंडरगार्टन में की हो। तभी जिया सोचती है, क्या मैं सोच भी सकती हूँ कि माइकल के साथ मेरी किस, अगर मैं इसके बारे में सोचूं भी तो क्या किसके पहले कोई डेटिंग नहीं आती? लेकिन नहीं, अगर वो कहेगी कि हमने पहली ही वीक में यानी कि पहले डेटिंग बाद किस की तो यह काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा। खैर, ये क्या चल रहा है? तभी जिया हार जाती है और कहती है, मैं इसके बारे में सोच ही क्यों रही हूँ। तभी अपनी जिया का फ़ोन बजता है, उसका मोम का कॉल आ जाता है और दोनों के बीच में हाल चाल पूछा जाता है। अपना बंदा भी अपने लो पेरेंट्स को हेलो करता है। तभी जिया पूछती है कि आखिर आपने वीडियो कॉल क्यों किया? तभी वो दिखाते हैं कि वे एक मूवी थिएटर पे हैं। जिया पूछती है, क्या आप एक डेट पर गए हो? उसकी मॉम कहती है, हाँ तुम सही कहा, और तुम्हें पता है ना, स्पेक्टी मैन ने वो सब खो दिया है आज। तभी जिया को हिट करता है, क्या स्पेक्टी मैन? तभी हमें स्पेक्टी मैन के बारे में पता जाता है, ये एक मूवी फिक्शनल कैरेक्टर है, मतलब एक मूवी का हीरो है। मतलब अभी भी कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन होगा तो हमें अभी आगे बताया जाएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जिया कहती है, क्या मोम आप कहना चाहती हैं कि? तब इसकी मोम कहती है कि हाँ, तुम्हारे मोम एंड डैड हम आए हैं एज सुन एज वो पिक्चर जैसे ही रिलीज़ हुई, सो स्पेक्टी मैन। तभी कॉल एंड हो जाता है और जिया कहती है कि माइकल चलो, हमें तैयार होना होगा, हमें कहीं जाना है। अब हमें बताया जाता है कि आखिर क्या है। तो जिया की फैमिली में एक चीज़ चलती है या कहीं एक चैलेंज चलता है कि उन्हें एक पनिशमेंट मिलती है। तभी वे तैयार भी हो रहे होते हैं, मतलब इमेजेस पे तुम्हें देखते हुए मिलती जाएगी। हम बात करते हैं अभी इस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के बारे में अभी टॉपिक चल रहा है। तो
जैसे ही पिक्चर आती है, मतलब मैं एक सिंपल वे में बता देता हूँ तुम्हें। जिया की फैमिली में जैसे कोई एक पिक्चर आती है तो जो सबसे पहले देखेगा तो वो दूसरे को स्पॉइल करके बता सकता है कि आखिर उस पिक्चर में हुई क्या, और उसका दिन और उसकी पिक्चर बेकार कर सकता है। सिर्फ इतना ही है। खैर, अब दोनों ही पिक्चर मिल जाती हैं। अब जिया भी पिक्चर देखने बैठ जाती है और दोनों को कॉर्नर सीट मिली होती है। तभी जिया देखती है कि वो मतलब अपना माइकल यहाँ पर आकर कोई ज़्यादा खुश नहीं है। तभी अपनी जिया पूछती है कि तुम्हें स्पेक्टरमैन पसंद नहीं है क्या? अगर तुम नहीं आना चाहते थे तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। लेकिन अपना बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को देखने के लिए, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि अपना बंदा बताता है कि मुझे फील हो रहा है कि जैसे हम दोनों डेट पर आए हैं। और अपना बंदा बताता है कि जैसे कि तुम्हारी मॉम डैड ने कॉल किया कि वे मूवी देखने डेट पर आए हैं, तो इसी तरह हम जब मूवी देखने आए हैं तो मुझे लगा कि हम भी एक डेट पर हैं। जिसे सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी थिएटर से आवाज़ आती है कि मूवी स्टार्ट होने वाली है। और जिया सोच रही होती है कि ये बंदा, ये घटिया बंदा, इसके मन में आखिर चल क्या रहा है, इसको ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी। तभी मूवी स्टार्ट हो जाती है। स्पेक्टरमैन सामने होता है जो जिया काफ़ी ज़्यादा उसे देखकर खुश हो रही होती है कि एक मूवी क्या बेहतरीन है, क्या बेहतरीन है। तभी वो पॉपकॉर्न लेने अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपना माइकल भी पॉपकॉर्न लेने के लिए आगे बढ़ाता है। दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। तभी जिया सोचती है अब मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती। पिक्चर एंड हो जाती है और एंड में जिया काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रही होती है कि ये मूवी कितनी ज़्यादा बढ़िया थी, कितनी ज़्यादा अच्छी थी, ये कितनी ज़्यादा रियल थी, इस जैसा मास्टरपीस हो ही नहीं सकता। उसकी नज़र माइकल पर पड़ती है। वो सोचती है आखिर माइकल को ये मूवी कैसी लगी होगी। वो पूछती है, वो देखती है कि माइकल को भी वो मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होती है, जिसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और बाहर वो माइकल को कह रही होती है कि ये कितनी ज़्यादा औसम थी, तुम्हें लगा ना जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे साथ आना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया था। तुम्हें पता है ना, जब मैं स्पाइडरमैन को देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। लेकिन रुको, तभी अपनी बंदे को चीट करता है कि मैंने को ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी एक मूवी स्पॉइल करने आई थी यहाँ पर, लेकिन हमने एक साथ मिलकर मूवी देखी, वो भी एक वीकेंड पर, और हम ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम कोई डेट पर आए हों। तभी माइकल उसे कह रहा होता है कि देखता हूँ कि अगली मूवी कौन सी आने वाली है। तभी जिया अपने में खोई हुई होती है और उसके कंधे तभी उसे छूट रहे होते हैं। वो सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं और माइकल फर्स्ट टाइम आए हैं। और तभी एक बंदा या कहीं एक बूढ़ा अपनी जिया से टकरा जाता है, जिसके कारण जिया का पैर फिसलने लगता है जैसे वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी अपना जो माइकल होता है वो उसको नीचे आकर पकड़ लेता है और जिसके कारण उन दोनों के बीच में एक किस हो जाता है, जिसे पब्लिक भी देख रही होती है, जिससे अपनी जिया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, ब्लश करने लगती है। बस करो यार, कितना ज़्यादा भीड़ देख रही है, हट जाओ यार एक दूसरे से। तभी उसे याद आता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने कब किस की थी। और अब अचानक ये किस कहाँ से आ गई। उसको अपने बंदे का टच महसूस हो रहा होता है जब वो एक दूसरे का पॉपकॉर्न लेने वाले होते हैं और उसे ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अपनी बच्ची के साथ आई हुई होती है। वो मना कर देती है। वो उसकी बच्ची पूछ रही थी वे दोनों क्या कर रहे हैं, वे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। उसकी मॉम उसकी आंखें बंद करा देती है, उधर मत देखो, वे गंदे लोग हैं। अपनी जिया को जैसे ही होश आता है वो उससे दूर हो जाती है और वो देखती है कि वो अपने बंदे के गोद में है, मतलब अपने बंदे ने उसे पकड़ रखा है और वो धीरे से उसे नीचे रखता है कि क्या तुम ठीक हो। जैसे ही अपना माइकल अपनी जिया को नीचे रखता है, अपनी जिया इस तरह से भागती है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और वो कहती है कि अभी जो हुआ वो सब कुछ कैंसल। वो जैसे कि तुम्हें भी नहीं पता है कि कैंसिल का क्या मतलब है। अभी जिया बता दिया कि क्या तुम्हें याद नहीं है 3 सेकंड रूल। अगर हमने किसी भी चीज़ को करते हुए 3 सेकंड से पहले कैंसिल नहीं बोला तो वो कैंसिल नहीं मान जाएंगी। तो तुमने जो हमारे बीच में जो हुआ, मैंने 3 सेकंड से पहले कैंसिल बोल दिया। जैसे कि अगर ज़मीन पर गिरा हुआ खाना तुम 3 सेकंड में नहीं उठाते तो वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल बोलने पर तो मतलब अपनी जिया वो एलिमेंट्री स्कूल की बातें उसे बता रही होती हैं, जिससे वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होती है कि वो क्या कह रही है। तभी वो वहाँ से भाग जाती है, अपने बंदे को भी कंफ्यूजन में छोड़कर। वो कहीं पे आई होती है और सोच रही होती है कि
कितनी ज़्यादा मतलब किसी ज़्यादा awkward बात है। और अपनी जिया को याद आ रहा होता है ये उसके बचपन में जैसे कि यही रोल वो किस तरह यूज़ किया करती थी और अब उसको इस बात पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है। जिया सिगरेट पीती है और सोचती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, आखिर वो अब अपने बंदे को फेस कैसे करेगी। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और कहता है कि क्या तुमने अभी भी सिगरेट पी? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सिगरेट पीना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने माइकल से पूछती है क्या क्या तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है जो हमारे बीच में अभी कुछ हुआ, हमारे जो अभी अभी लिप्स मिले हैं? तभी माइकल कहता है कि 3 सेकंड रूल, क्या तुमने 3 सेकंड के पहले ही कैंसिल नहीं बोल दिया था तो हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सच है ना? तभी माइकल उससे कुछ और पूछता है कि हमें खाने पर क्या ले जाना चाहिए। जिया बोलती है अरे कुछ भी ले लो। वे दोनों खाना पैक कराते हैं जो कि एक बर्गर या हॉट डॉग होता है। जिया अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोचती जा रही है कि सीरियसली आखिर ये सिचुएशन में कैसे आ सकता है और ये बंदा इतने ज़्यादा सिचुएशन में काम कैसे रह सकता है। इसे तो सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ हुआ ही नहीं, ये कितना ज़्यादा बास्टर्ड है। तभी माइकल से पूछता है क्या क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? जिया पूछती है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम अभी भी यहाँ पर बैठकर चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो। दोनों ही घर की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में जिया को अभी भी वो किस याद आ रहा होता है। वो देखती है कि अपना बंदा अनइफेक्टेड है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसे लगता है कि सिर्फ वही है जो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। हम दोनों ही 32 साल के हैं और हमारे एक्सीडेंटली 2 लिप्स मिल गए, तो मैं इतनी ज़्यादा ओवर एक्ट क्यों कर रही हूँ? लेकिन स्टिल जबकि हमारी शादी हो चुकी है, इतना ज़्यादा समय बीत चुका है और हमारी शादी के बाद की ये पहली किसिंग थी और अपना बंदा जो वीडियो गेम में होता है वो मतलब अपनी बंदी सोच रही होती है कि, लेकिन फिर भी ये बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो मैं हूँ जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है इस केस को लेकर। तभी अपना जो माइकल होता है अपनी जिया को बुलाता है और कहता है कि अब मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, ये मेरे दिल से बाहर निकलने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे बीच में हुआ, मतलब हमारे जो भी लिप्स हमारे दोनों के बीच में मिले, मैं ये पता है कि वो 3 सेकंड से बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब मुझे याद है कि वे कुछ ज़्यादा ही थे। वो अपना चश्मा ठीक कर रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये कुछ सीरियसली मतलब बंदा लगता है कन्फेशन करने वाला है और कह रहा होता है कि मुझे पता है ये 3 सेकंड से ज़्यादा थे, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ। जिया भी उसे अब लवी डवी की तरह देख रही होती है कि ये बंदा कुछ तो भी रोमांटिकली बोलने वाला है। वो कंधा कहता है कि मतलब अपना माइकल कहता है कि जबकि ये हमारी फर्स्ट किस थी तो हम क्यों ना इसे एक रीज़न बना दें कि हमारी फीस्ट कहाँ पर हुई थी। लेकिन जैसे कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, हम सुबह बात कर रहे थे ना कि हमारी फर्स्ट कब किस हुई थी और हम इसके बारे में लोगों को कैसे बताएंगे, तो क्यों ना हम इसी चीज़ को हम लोगों को बताएं कि हमारी फर्स्ट किस थी। जिससे जिया काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा अनरोमांटिक है और जिया उसे एक स्लैप मारती है, लेकिन वो स्लैप उसके कंधे पर होता है, बैक पर होता है। अब जो जिया होती है अब माइकल के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वो अपनी जो बड़ी बहन होती है उसके घर चली जाती है रहने के लिए कि मैं अब से यहाँ रहने वाली हूँ। जिसे देखकर उसके जीजा और उसकी बड़ी बहन भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और सभी के बीच में एक ऑकवर्ड स्पेस बन जाती है। हम अब थोड़ा 5 घंटे पहले की तरफ चलते हैं जहाँ पर जिया अपने आप से बात कर रही होती है। मतलब हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो अपने साथ वीडियो कॉल पर होती हैं, जहाँ पर वहाँ पर 5 साल की, 15 साल की, 20, 25, 30 और अब करंट की जिया होती है, जहाँ पर वो अपने मन में होती है और वो अपने सभी सेल्फ से बात कर रही होती है कि चलो देखते हैं कि 5 घंटे पहले क्या हुआ। वो अपने केस के बारे में सोचती है और देखती हैं कि सब का कहना उस सिचुएशन के बारे में क्या है। हम सबको पता है कि वो एक मिस्टेक थी, ठीक है, तुम सब समझ गए ना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखो इस बंदे ने क्या कहा कि हम दोनों इसे अपना फर्स्ट किन मानकर लोगों को बता सकते हैं। क्या सच में उसे ये सब कहने की ज़रूरत थी उस समय पर, उस रोमांटिक सीन के लिए? उस बंदे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपकी करंट जिया कह रही होती है कि तुम सब एग्री करते होगे नहीं। तभी जो 5 साल की जिया होती है वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें सही में नहीं लगता कि
किस करना एक गुड थिंग है। वो कहती है कि हाँ गुड थिंग तो है, लेकिन तुम सब क्या बातें कर रहे हो, मेरी बात तो सुनो, चलो आगे बढ़ते हैं। जिया सोच रही होती है कि देखो मैं अब इस बंदे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे मार के भगा देंगे, और जो मैं माइकल के साथ रहती हूँ मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं अपने जिमी और जीजा के घर जाने वाली हूँ। मैं वहाँ पर कैंप लगा कर बैठने वाली हूँ। तभी 5 साल की जो 10 साल की जो जिया होती है वो पूछती है मेरा एक क्वेश्चन है। वो कहती है कि तुम 32 साल की और तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, तो इससे बढ़िया ये नहीं है कि तुम यहाँ पर रहो। अकॉर्डिंगली तुम अपनी सिस्टर के घर क्यों ही जाओगी, जबकि तुम वहाँ पर किसी को भी अपना महसूस ही नहीं कर पाओगी। जिया सोचती है अपनी जिया अपनी सेल्फ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं। तभी वो अपनी 25 साल की उम्र से पूछती हैं, लेकिन वो कोई भी ज़्यादा जवाब नहीं दे रही होती है। वो बताती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिमी और उसके बंदे को मैंने ही तो मिलाया था, मैं उसको ओन करती हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैंने ही उन दोनों को मिलाया था, मैं ही वो अकेली थी उन दोनों को करीब लाने वाली, मैं ही वो थी जिसने उन दोनों को एक साथ मिलाया और ब्लाइंड डेट पर भेजा था, मैं ही वो थी जिसने उन दोनों को पैसे दिए ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, जबकि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्हें मुझे नो कहने का हक है ही नहीं। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जिया जो है अपने जीजा और बड़ी बहन के घर आई हुई होती है। दोनों ओकड़ली लेकिन अपनी जिया का स्वागत करते हैं। वो उसको मिठाई का डिब्बा देती हैं अपनी जिया और कहती है कि ओ देखो तो जिया आई है। उसकी बड़ी बहन कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है तुम वीकेंड पर यहाँ घूमने आई हो, एंड ये तुम्हें लाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और उसकी बड़ी बहन उस पर गुस्सा कर रही होती है। वो कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम यहाँ बिना बताए कैसे आ सकती हो, क्या तुम्हें मॉम डैड ने मैनर्स नहीं सिखाए। लेकिन जिया कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, और हाँ मैं एक बात बताना तो भूल गया, जो पिछली बार हमने देखा था इसकी बड़ी बहन को, इसका बड़ा एक बच्चा हो जाता है जो कि एक किड होता है, और अगले सीन में हमें दोनों ही दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो अपने डैड के साथ खेल रहे होते हैं। और जिया भी उन दोनों को देखती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि मेरे जो भतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन तुम्हें सही में नहीं लगता कि जीजू काफ़ी ज़्यादा काम है इस सिचुएशन में। तभी और मैं बता देता हूँ, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई कि जिया बड़ी बहन है और जो जिमी है वो छोटी बहन है। वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम जब छोटे थे तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करते थे, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तभी वो कहती है, उसकी छोटी बहन कहती है तो मेरी मोम की सबसे बड़ी बेटी। लेकिन जिया कहती है तुम्हें पता ना है मेरा नाम है मेरी मोम की सबसे छोटी बेटी। जिमी कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी चाहिए सबसे पहले। और भाई जो फैमिली रिचुअल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो जिमी होती है वो अपनी बंदी को जो स्पैगेटी मैन है उसके बारे में स्पॉइल करना चाहती है, लेकिन वो भूल जाती है कि अपनी बंदी पहले ही वो मूवी देख चुकी है। वो कहती है कि जिमी अपनी बंदी से कहती है कि ओह देखो तो कितनी ज़्यादा जॉबलेस हो चुकी है कि तुमने पहले ही देख चुकी है। जिया इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है कि क्या मतलब मैं जॉबलेस हूँ, मैं इसी वीकेंड देख कर आई हूँ, मैं इतनी भी ज़्यादा ठाली नहीं बैठी हूँ तुम्हारी तरह। तभी जिमी एक बात निकालती है अपने बंदे के बारे में कि आखिर माइकल के साथ क्या हुआ, जिसे सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाती है। वो कह रही होती है क्या मतलब क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तभी जिमी कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी एक गंदी आदत है कि जब भी तुम कुछ छुपाना चाहती हो तुम वियर्ड करना शुरू कर देती हो। मेरा मतलब है कि तुम माइकल से लड़ाई करके बस यहाँ पर छिपना चाहती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा टेम्पर किस तरह का है और तुम मॉम डैड के घर तो जा नहीं सकती, तो तुम और कहाँ जाओगी, इसलिए तुम मेरे घर पर आई हो। जिया ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती कि इस बंदी को यहाँ पर कैसे पता चल गया। वो कह रही होती है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लेकिन जिया अभी भी छुपा रही होती है कि नहीं ऐसा कोई रीज़न नहीं है, मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखना चाहती थी। जिसे सुनकर जो जिमी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टच हो जाती है और कह रही हो कि ओह क्या सच में तुम मेरी फैमिली के बारे में कितना ज़्यादा सोचती हो, ये तो मेरे दिल को छू गया। और वहीं जिया सोच रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो भी गलत होने वाला है। और तभी अपनी जिमी कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया, और हमें पता चलता है कि वे दोनों बच्चों को छोड़कर जिया के हाथ में छोड़कर दोनों डेट पर चले जाते हैं। लेकिन जिया का जो जीजू पूछता है क्या सच में हमने उन दोनों को उस पर छोड़ देना चाहिए। जिमी कहती है कि अरे चिंता मत करो, उसने खुद कहा है हमें काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है हमारे साथ आपस में टाइम बिताए हुए, तो क्यों ना चलते हैं।
और वो जाते जाते अपनी बंदी को चढ़ाते हुए जाती है, ठीक है बाय बाय, लव यू सिस। और जिया को भी पता है कि जिमी ये जानबूझकर कर रही है, उसे पता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन अब जब जिया ने ये अपने सिर पर ले लिया है तो अपने पाप का बोझ इसे भरना ही पड़ेगा एटलीस्ट। और जितना ज़्यादा वो उसके बच्चों का ख्याल रखेगी उतने समय तक ही अपनी जिया उसके घर रह सकती है। तभी जो छोटा वाला होता है वो अपनी जिया के बाल खाने लगता है। जिया उसे मना करती है, अरे यार ये मत खा, तू ये निप्पल मुँह में ले अपने। 2 घंटे बाद दोनों बच्चों ने जो जिया का हाल कर रखा होता है, भाई इससे अच्छा था बच्चे ना ही हों भाई। ये इतने ज़्यादा ऐबदार हैं कि जिया को पूरा थका के मार दिया है। अपनी बंदी कहती है बच्चों से, देखो आंटी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा टीवी देख लें। लेकिन दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऐबदार होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि देखो तो घोड़ा किस तरह ह्यूमन की भाषा बोल रहा है, जिससे जिया काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या बकवास है। बच्चे कहते हैं कि मम्मी कहती है कि घोड़े हूँ करते हैं। तभी जो गेट की है वो बेल बजती है। जिया को लगता है हाँ मैं बच गई। वो कह के जाती है कि चलो मुझे गेट पर देखना होगा कि कौन आया है। वो सोचती है क्या एक डिलीवरी मैन इस समय पर क्या कर रहा है। वो गेट खोलती है। वो सोचती है आखिर इस समय पर गेट पर कौन ही आएगा। लेकिन जो वो देखती है उसके सामने होता है अपना बंदा माइकल। वहाँ पर आ जाता है। उसे देखते ही जिया जो होती है वो गेट उसके मुंह पर बंद कर देती है और सोचती है आखिर माइकल यहाँ पर क्या कर रहा है। बाहर से माइकल उसे बुला रहा होता है। लेकिन जिया अंदर सोचती है कि अब आखिर उसे क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर कर क्या रहा है। अब वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। वो सोची हुई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। उसे कैसे पता कि मैं यहाँ पर थी। तभी जो बड़ी बेटी होती है उसकी भतीजी वो पूछती है, आंटी वो आखिर वो है कौन। जिया उसे बताती है कि देखो तुम उसके पास में जाना, वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड पर्सन है, वो काफ़ी ज़्यादा गंदा बंदा है। लेकिन जब आगे आता है वो जिया को शो कर देता है। जो उसकी जो बड़ी भतीजी होती है वो फ़ोन निकालती है, इसमें अपने बंदे की तस्वीर होती है। वो कहती है कि लेकिन मम्मी ने तो कहा था कि अगर ये पर्सन आए तो गेट खोल देना, क्योंकि वो अंकल है तुम्हारे और वो कुछ यम्मी लाने वाले हैं। जिसे देख और सुनकर जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपनी जिमी पर। अब जबकि अपना बंदा अंदर आ चुका है और दोनों बच्चे तो अपने में लग जाते हैं खाना खाने में, लेकिन जो अपनी जिया और माइकल के बीच में जो ऑकवर्ड स्पेस होती है वो अभी भी रहती है। तभी जिया अपने बंदे से पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर थी। अपना बंदा कहता है कि जिमी ने मुझे कॉल किया था और कहा था कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। अब जबकि अपने जिया को कन्फर्म हो चुका है और वो अब जिमी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। उसे याद आता है कि जब वे बचपन में थे तब वे भी अपने मॉम डैड के साथ यही करते थे। जब उसके मॉम डैड फाइट करते थे तो वो एक कमरे में इन दोनों को बंद कर देते ताकि वे आपस में सुलझा सकें। लेकिन फिर भी जिया को वो बताती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, क्योंकि सिर्फ उस लड़की ने तुम्हें बता दिया। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसे कैसे नहीं पता हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। तभी माइकल उसे बीच में टोकता है और कहता है कि क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन किया था, क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर हमारे बीच में कोई भी इशू आता है तो हम उसे बातचीत कर सॉल्व करेंगे। तुमने उस पर एग्री किया था, ठीक है ना। मैं तुमसे अब डायरेक्ट पूछता हूँ, आखिर तुम किस वजह से मेरे पर गुस्सा हो। जिया अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि क्या ये सच में मुझसे लड़ना चाहता है। माइकल उससे फिर पूछता है कि आखिर क्यों तुम इतना ज़्यादा गुस्सा है। तभी जिया को याद आता है कि उनका जो वो किस था वो एक एक्सीडेंट किस था, लेकिन जब हमारे को किस हुआ तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में बटरफ्लाइज घूम रही हूँ। मैं इसे इग्नोर करना चाहती थी और अपने मन में बसाना चाहती थी, लेकिन जब माइकल ने कहा कि ये 3 सेकंड से ज़्यादा था, लाइक वो कुछ तो भी रोमांटिक कहने वाला है, वो मेरा दिल ज़ोरों ज़ोर से धड़कने लगा। उसका मतलब था, और जब माइकल ने वो चीज़ कही कि हम इसे अपना फर्स्ट किस मान सकते हैं, तो ये इतना ज़्यादा घटिया था वो सवाल। तो इस बात ने जिया का सारा मूड रियून कर दिया था। और अब जब जिया माइकल को देखती है और सोचती है कि आखिर मेरे मन में लड्डू क्यों फूट रहे थे, जबकि ये बंदा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं दिखता है। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक है, उसके फेस पर एक भी रोमांटिक एक्सप्रेशन भी नहीं आता। आखिर मैं इस जैसे बंदर से एक्सपेक्ट भी क्या कर रही थी।
उसके मन में सिर्फ एक ही चल रही होती है, इस बंदे ने मुझे अनवॉइड कर दिया है। तभी बीच में और भी ज़्यादा बातचीत बिगड़े, तभी वो जो लड़की होती है उनकी भतीजी वो बीच में आ जाती है। वो अपनी जिया के मुंह में स्वीट की एक चम्मच डाल देती है, मतलब आइसक्रीम की एक चम्मच डाल देती है और कहती है कि मोम ने कहा था कि जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपको स्वीट्स यानी कि मीठा शांत कर देगा, क्या ये अच्छा नहीं है। वो अब माइकल को भी देने जा रही होती है, लेकिन माइकल मना कर देता है कि मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। अब जिया सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस था कि मैं बच्चों के सामने अपना रियल टेम्पर नहीं दिखा सकती, लेकिन जब मैं अब इसके बारे में दोबारा सोचती हूँ कि इसमें अपसेट होने की ज़्यादा कुछ बात थी भी नहीं, क्योंकि वो बस एक किस थी। जबकि हम अडल्ट हैं तो हमारे बीच में ये बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और जो बच्ची होती है वो अभी भी माइकल को आइसक्रीम खिलाने की कोशिश कर रही होती है। जो जिया होती है वो अभी भी सोच रही होती है कि हम अब बच्चे नहीं रहे। अब उसकी बहन के कारण वे दोनों एक दूसरे से दोबारा मिल जाते हैं। उसका जो भी फ्रस्ट्रेशन था, जो वे घर छोड़कर वो आई थी, वो उसका दिन ख़त्म हो जाता है। वह अपनी बहन को बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो अपना बैग उठा लेती है। रास्ते में जाते हुए जब अपनी जिया जो इसके बारे में सोचती है कि ये सिचुएशन आखिर थी क्या, तो वो इसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डली लेती है कि इससे ज़्यादा अच्छा तो मैं अपने रूम में ही ले लेती। मैंने इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा ऑकवर्ड कर दिया है घर छोड़कर। तभी ये सब सोच रही होती है जिया, लेकिन उसके पास एक स्टोरी आता है। अपना माइकल बोलता है कि मुझे तुम्हें ये पहले ही बोल देना चाहिए था कि मेरे से जो भी गलती हुई है या मेरे से अभी तक जितनी भी बातें मैंने कही है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। जो भी थिएटर में हुआ था और जो भी मैंने किसके बाद कहा था, मुझे कुछ पता नहीं था, मैं उसके लिए तुमसे फिर से सॉरी कहता हूँ। जिया अब उससे कहती है कि देखो सुनो माइकल, तुम्हें सही में लगता है कि मैं उस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। माइकल अब और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाता है कि तो फिर ये क्या बात थी। तभी जिया कहती है कि नहीं, मेरा मतलब है कि वो चीज़ जो तुमने कही थी कि हाँ बिल्कुल तुम्हें उसके लिए तो सॉरी बोलना ही चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझे अभी भी माफ़ी मांगनी होगी। तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं ये सब सुनना चाहती हूँ। तुम बचपन से ही ऐसे थे, जब भी कुछ गलत होता था तो तुम ही सबसे पहले माफ़ी मांगते थे और तुम्हारी ये गंदी आदत अभी तक नहीं गई। जिया कहते हैं कि ठीक है, इसे सबको छोड़ो, जबकि तुमने अपनी गलती मान ली है तो ऐसे तुम जा नहीं सकते, तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। जिसे अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज जाता था। अपनी जिया कहती है तुम्हें याद है ना कि जिस सिचुएशन में जिसकी भी गलती होगी तो हमें एक अच्छी तरीके से फ्लिक मारनी होती है, मतलब जो उंगली है उसके माथे में मारनी होती है। जिया कहती है तो ठीक है, हमें अभी एक के साथ शुरुआत करनी चाहिए, तो जल्दी से यहाँ पर आओ। माइकल पूछता है क्या सच में तुम मुझे फ्लिक करने वाली हो। तभी जिया सिचुएशन को बदलती है कि तो क्या तुम मुझसे मुक्का खाना चाहते हो, लेकिन अपना बंदा फ्लिक के लिए मान जाता है। तभी माइकल अपना माथा आगे करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी उसी बीच में अपनी जिया बताती है कि चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं आखिर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों थी। हम जब भी अपनी फर्स्ट किस के बारे में बात करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था जो कि थिएटर के पास हुआ था। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसके बारे में कितना ही सोच लूँ, इसके बारे में कितनी अच्छी बातें सोच लूँ, लेकिन ये मुझे सिर्फ एक एक्सीडेंट की तरह याद आता है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फर्स्ट किस किसे कहते हैं। अब वो अपने बंदे को पकड़ती है और अपने बंदे के माथे पर किस करती हैं। तुमने क्या सोचा क्या होगा यहाँ पर। अब वो अपने माइकल को कहती है कि सुनो माइकल, अब ये था हमारा पहला किस, समझे। तो अब आते हैं उसमें बंदे की नेक्स्ट डे पर, जहाँ पर वो ऑफिस में जोई को बता देता है कि कल रात क्या हुआ था, कैसे उसकी सिस्टर इन लॉज के घर के सामने उसकी फर्स्ट किस हुई, और जो हाउस पार्टी पर जो भी सिचुएशन हुई थी और फर्स्ट किस के बारे में जो भी अपने बंदे ने बताया था, उन सबको वो सब रिजोल्व करना चाहता है। जोई कह रहा होता है कि मतलब जोई को वो बता देता है कि वो चाहता है कि सबको अब उस किस के बारे में पता चले कि वो किस हमारी पहली किस थी, ना कि किंडरगार्टन वाली हमारी पहली किस थी। ये सुनकर जोई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर ये चिंता का विषय कैसे हो सकता है, तुम कितने ज़्यादा पागल हो, आखिर तुम क्या सोच कर आए कि मैं तुम्हें इस चीज़ पर क्या एडवाइस दूँ। तभी वहाँ पर मिस सो आती है, वो कुछ तो भी ले रही होती है वेंडिंग मशीन में से, जहाँ पर अपना बंदा उसे हाई करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से स्माइल करती है और वहाँ से सिर हिलाते हुए भाग जाती है। अपने बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है और जो जोई होता है वो भी इससे हो जा रहा होता है, पता नहीं क्या हो चुका है। तभी
वो अपना बंदा भी पूछता है चोई से कि आखिर क्या गलत हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है अपने बंदे चोई की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम है सांग यू चोई और वो 29 ईयर्स का ओल्ड है। और हाँ, वो कोई लव गुरु नहीं है। सब ने उसको टैग दे रखा है कि वो लव गुरु है, लेकिन अपना बंदा चोई अपनी पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा बात करने वाला, सबसे ज़्यादा टॉकेटिव है। और वो इतने ज़्यादा टॉकेटिव है कि वो सबके साथ काम कर सकता है। लेकिन सच बात तो यह है कि वो लव गुरु है ही नहीं, वो एक सबसे बड़ा झूठ है। अपना बंदा चोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का है और वो हमेशा घर में ही रहा है और इतना ज़्यादा खुला इसीलिए है क्योंकि वो ऑफिस में इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करता है। हमें चोई की बचपन की लाइफ दिखाई जाती है जहाँ पर वो पैदा होते ही उसके सामने उसकी 3 बहनें थी, जहाँ पर खैर उसे लगता है कि वो उसकी सबसे वर्स्ट लाइफ थी क्योंकि उसकी तीनों बहनें हमेशा चिल्लाती रहती थी और अपनी पर्सनल लाइफ इस तरह मुझे सुनाती रहती थी कि मैं बस कुछ बोल नहीं पाता था। और वो सब बातें सुनने के बाद जो मेरी बहनें बताती थी, मैं बस एक क्वाइट एक्सपर्ट बन गया लड़कियों को रीड करने में, अपनी बहनों को रीड करने में। मतलब अपनी बहन से ही सीख चुका है ये बंदा लव एडवाइस के। उसकी बहन कैसी कैसी बात करती थी अपने बंदों के लिए। इससे अपने बंदे की लाइफ काफ़ी ज़्यादा लव गुरु वाली हो चुकी थी। एक दिन चोई ने अपने दोस्त को स्कूल में उसने बताया था कि तुम अब जा रहे हो कि नहीं, उसे कन्फेस करो गो। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम दोनों को देखते देखते, तुम जाओ उसे कन्फेस कर दो, समझे। तभी उसके दोस्त को भी कुछ समझ में नहीं आता है, वो कन्फेस कर देता है और उस दिन से चोई को लव गुरु का टैग मिल जाता है क्योंकि उसने 20 कपल्स को डेट करा दिया है और उसकी पूरे स्कूल में लव गुरु वाली इमेज बन जाती है। लेकिन लव गुरु होने के बावजूद भी आज तक अपने बंदे चोई की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है और अपने बंदे की ज़िंदगी में डेटिंग लाइफ शुरू ही नहीं हुई है। लेकिन कुछ दिन बाद तभी हमें एक इमेजेस दिखाई जाती हैं, मतलब कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं जहाँ पर चोई और मिस्सो एक साथ एक बेड पर होते हैं। कहानी क्या है अगर तुम्हें याद ना हो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि उस दिन जब माइकल के घर से हाउस पार्टी के लिए दोनों दारू पार्टी करने के लिए बाद में गए थे तो इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। और ये पता नहीं कहाँ पर एक होटल में चोई के घर या पर मिस्सो के घर पर ये आ चुके थे। इन्होंने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि ये दोनों नेक्ड बेड पर सुबह मिलते हैं और दोनों को कुछ भी याद नहीं होता है। और जो चोई होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे पता नहीं होता है कि यहाँ पर ये सिचुएशन तक ये दोनों कैसे पहुँच गए। तभी जो मिस्सो होती है वो उसे सॉरी बोलती है, पता नहीं क्यों, लेकिन अपने चोई को भी कुछ समझ नहीं आता है। तब बाद में हमें बताया जाता है कि अपना बंदा मिस्सो से कब और कैसे मिला। अपना बंदा जब चोई पहली बार एक फ्रेशर की तरह इस जॉब में आया था जब वो 20 साल का था और मिस्सो 24 साल की थी। जहाँ पर मिस्सो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है अपने वर्कर्स पर कि यहाँ पर जाओ और सामान उठाओ। तब अपने बंदे की चोई की वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर थी और वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। लेकिन अब देखा जाए तो वो सिर्फ मुझसे 4 साल बड़ी हैं और हम दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अडल्ट हैं। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है जहाँ पर मिस्सो 33 साल की है और अपना बंदा 29 साल का है। और जहाँ पर वे दोनों डिनर कर रहे होते हैं और दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि तुम ये खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम खा लो वरना मैं ये सब खा जाऊंगी। इतना समय दोनों को एक साथ गुजारने के बाद अपने बंदे चोई को लगता है कि मिस्सो इतनी भी ज़्यादा स्कैरी नहीं लगती, वो एक अनदर एडल्ट की तरह है। और हम दोनों ने एग्री किया कि हम दोनों और चोई सोचता है कि उस रात के बारे में हम दोनों भूल जाएंगे जिस रात के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया। लाइक एडल्ट जैसे ही एडल्ट लोग भूल जाते हैं, हमने भी ऐसे ही सोचा था कि हम दोनों भूल जाएंगे। लेकिन एक दिन दोनों एक लिफ्ट में फंस जाते हैं, मतलब फंसते नहीं हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि दोनों एक लिफ्ट में एक साथ टकरा जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को फेस नहीं कर पा रहे होते हैं उस रात की बात को सोचते हुए। अपना बंदा सोच रहा होता है कि आखिर अपनी मिस्सो का मतलब क्या था, उस सॉरी के बारे में आखिर वो कहना क्या चाहती थी। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है लेकिन अपना बंदा सोचता है मुझे उसे उसे बताना ही होगा, मुझे ये सारी बातें भूलनी होगी। लाइक मुझे बताना होगा कि हम दोनों को ये सब भूलने की ज़रूरत है, वो सब गलती हो चुकी है। वो देखता है मिस्सो को, मिस्सो भी कुछ कह नहीं रही होती है और दोनों में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुकी है। तभी अपना बंदा डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी वो बुलाता है मिस्सो को, मिस्सो मैं कहना चाहता हूँ। तभी मिस्सो पलट कर देखती है, दोनों की नज़रें मिलती है और अपना बंदा चोई कुछ कहने ही वाला होता है लेकिन तभी साइलेंस। अपना चोई कुछ कहता नहीं है। तभी मिस्सो कहती है आखिर क्या है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो।
तभी वो कहता है कि मिस सो नथिंग, मैं तो बस यही कहना चाहता थी। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। जो ही कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा होता है। वो फाइनली चिल्ला के कहता है मिस सो। तभी तभी लिफ्ट खुलती है और अंदर एक वर्कर आता है। तभी सिचुएशन और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और दोनों के बीच में कोई भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन होती ही नहीं है। अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है। खैर, बाद में ऑफिस में अपना बंदा सोचता है आखिर ये दुनिया ख़त्म क्यों नहीं हो जाती, मैं शर्म के मारे मरता जा रहा हूँ, आखिर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है। तभी वो सोचता है सीरियसली अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं उस एलिवेटर के इंसिडेंट को भी भूल नहीं पा रहा हूँ। अब जोई उस एलिवेटर के सीन को भी नहीं भूल पा रहा होता है। हमें पता चलता है कि हमेशा जब भी जोई उसके सामने आता है मिस तो वहाँ से भाग जाती है। जोई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मिस तो बस प्रिटेंड कर रही है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है और बस भूलने का नाटक कर रही है। लेकिन ऐसी चीज़ ये इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि मैं इसे इग्नोर ही नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर अपना माइकल आता है कि सोम्यू मतलब जोई, आखिर तुम इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हो, आखिर क्या गलत है। और उसे वो एक चॉकलेट दे रहा होता है। तभी वो उसे कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। और वो सोचता है माइकल कितना ज़्यादा ऑब्वियस है, ये कितना ज़्यादा खुश लगता है और ये कितना ज़्यादा ईजिली इन सारे स्टेप्स को यानी कि इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता है। तभी उसके दिमाग में एक घंटी बजती है। लेकिन रुको, ये तो एक मैरिड मैन है अनलाइक मी, यानी कि मुझ जैसा तो नहीं है जिसको पता ही नहीं होता है कि बस ये सब थ्योरेटिकली कैसे हैंडल करना होता है। लेकिन माइकल ये तो इन सबको एक्सपीरियंस करता होगा ना। तभी जो चोई होता है उससे पूछ लेता है कि माइकल मैं तुमसे क्या कुछ पूछ सकता हूँ अगर तुम माइंड ना करो। माइकल कहता है कि हाँ। तभी चोई से पूछता है कि आखिर क्या होता है जब तुम दोनों के बीच में सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है या फिर तुम अपनी वाइफ के साथ फाइट कर लेते हो तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे पैचअप करते हो। तभी अपना बंदा सोचता है अपनी जिया के बारे में कि वो आखिर वो कर दिया है पहली बार जब हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था उस किस के बारे में। तब जिया ने बताया था कि हम दोनों के बीच की बातें हमेशा सीक्रेट रहेंगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी टाइम जहाँ पर हाउस पार्टी हुई थी वहाँ पर अपनी जो जिया होती है उसने कहा था कि नहीं नहीं, हम अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और हम थोड़ी बातें बता सकते हैं। तो अब अपने बंदे के दिमाग में दो जिया होती हैं, जो एक फ्लेक्सिबल है और जो बिल्कुल सीक्रेटिव है। और दोनों के बीच में अपना बंदा कंफ्यूज होता है कि आखिर इसे क्या बताए। तभी जो माइकल होता है वो जोई को बता ही देता है कि तुम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि तुम एक दूसरे के साथ फाइट करो। लेकिन हम दोनों ने तो किस की और हम दोनों की फाइट रिजोल्व हो गई। जोई काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ओह तुम तो सही कह रहे हो, तुम एक मैरिड मैन जो ठहरे। खैर मुझे लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी जानी चाहिए। तभी जो माइकल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लगता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो। तभी जोई उसे कहता है कि ओह लगता है मुझे कुछ गलत कह दिया, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी जाए। और बाद में जोई कहीं पर जा रहा होता है, रास्ते से गुजर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब तक दूसरे की बात हो तब तक मैं कब पता नहीं कितनी ज़्यादा एडवाइस दे देता हूँ, लेकिन अब जबकि मेरी बात है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वो अपनी बहन के बारे में सोचता है, योजिन। हाँ, उसकी 3 बहनों में से एक बहन का नाम है। और वो सोचता है क्या मुझे उससे एडवाइस लेनी चाहिए, पर वो सोचता है कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा रेकलेस है। तभी जो चोई होता है वो अपनी बड़ी बहन को फ़ोन मिला ही देता है कि छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। तभी उसकी बड़ी बहन फ़ोन उठाती है जिसका नाम होता है योनजियो चोई, 32 साल की, उसकी सबसे बड़ी बहन। तभी वो कहती है कि ओह माय लिटिल बेबी, आखिर तुम्हारा फ़ोन करने का इतना ज़्यादा समय बाद तुमने मुझे कॉल किया है, लगता है कुछ तो भी बात हुई है। और जब हमें बताया जाता है कि इसकी जो बड़ी बहन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है रोमांस नॉवल पढ़ने में और एक इन्फ्लुएंसर भी है। और जो इसकी बड़ी बहन होती है उसने काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स भी लिखी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। खैर जो उसकी बड़ी बहन है उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझे क्या चाहिए, एक रिलेशनशिप एडवाइस, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। लेकिन जो ये होता है वो स्मार्ट खोलने की कोशिश करता है। वो अपनी बहन को अपने बारे में ना बताकर अपने दोस्त के थ्रू बताता है कि मेरा दोस्त है और उसकी गर्लफ्रेंड है या कहीं एक लड़की है जिसके दोनों के बीच में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी है और दोनों पैचअप करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। वो चोई कहता है कि हाँ यही बात है। चोई पूछता है कि हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास कुछ एडवाइस है, क्योंकि तुम बहुत सारी नॉवल रोमांस जो पढ़ती रहती हो, क्या तुम्हारे पास कोई ये दोनों किस तरह पैचअप कर ले वापस से। और चोई अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं थी, कुछ भी करने के लिए तैयार है और उसे जो पसंद है वो है मार्क रोन। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मार्क रोन के 1 बॉक्स लाऊंगा, नहीं मैं 2 बॉक्स लाऊंगा, बस मेरी ये मदद कर दो। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है कि
बेबी ब्रदर, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ क्या जिस फ्रेंड के बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या उसका नाम सांग यू चोई है? ये सुनकर जो चोई होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फ़ोन काट देता है। और जो उसकी बड़ी बहन होती है वो भी उसे पता चल जाता है कि मतलब उसकी बहन को तो पता ही होता है कि अपना बंदा चोई कितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो वो उसका मजाक उड़ा रही होती है कि चोई कितना ज़्यादा शर्मीला है और कितना ज़्यादा क्यूट है। चोई को पता चल जाता है और वो गुस्सा होता है कि मैं उसे कितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मुझे लगता था कि वो मुझे बस एडवाइस दे देगी, लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे अपने बारे में किसी को बताने के लिए ढूंढना पड़ेगा। आखिर कौन है जिसके साथ मैं खुलकर बात कर सकता हूँ? तभी उसकी नज़र पड़ती है जिया पर, जहाँ पर वो कुछ सामान लेकर वहाँ से जा रही होती है। जोई सोचता है, ओह! क्या मैं? नहीं, नहीं। तभी उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो सबसे पहले अपने बंदी जिया को हाय करता है और बताता है कि हम तो उस रात मिले थे ना, और जिया भी उसे हेलो करती है। वर्क से घर जा रहे हैं और जोई भी काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड तरीके से उसे हाँ में हाँ भर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है कि मैं जस्ट प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मैं उसे जानता हूँ। खैर खैर जब जो चियो है वो देखता है कि मार्क रोन, जो उसकी बहन को भी पसंद है वही प्रोडक्ट, वो कहता है कि ओह, ये तो मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जियो कहती है कि ओह, मैंने भी सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, आपकी प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए ये मुझे भी अच्छा लगता है। खैर चलो, तो हम दोनों को अब चलना चाहिए अपने घर। और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होती है और दोनों एक दूसरे को बाव कर कर जाने लगते हैं। जिया वहाँ से तुरंत भागने लगती है। तभी जो चोई होता है उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा ओड लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस लड़की को पर्सनली जानता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं उसे कहीं पर तो देखा है, मैं उसे जानता हूँ, मुझे वो फेमिलियर क्यों लग रही है। तभी उसे याद आता है जिया तो, और हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पर जो जिया होती है अपने चोई की बहन के साथ होती है। और वहाँ से याद आता है कि तभी जो चोई होता है प्रेजेंट टाइम में वो कहता है कि बाय एनी चांस क्या तुम फ्लेमिंग हॉट चिकन फीट हो? ये सुनकर जिया के हाथ से उसका थैला ज़मीन पर गिर जाता